हाँ, तो मेरे 9th क्लास के वॉरियर्स कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त आपका भाई विन्नू भैया लेकर आया हूं आज आखिरी इंपॉर्टेंट क्लास आप सब स्टूडेंट्स के लिए। बस ये क्वेश्चन आंसर कर जाना, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आज बिल्कुल ध्यान से अपनी फेयर कॉपी को निकालकर फटाफट टिक लगा लेना। अगर किसी ने फेयर कॉपी नहीं बनाई है ना, तो बेटा इसकी पीडीएफ भी मिलती है, फटाफट टेलीग्राम जाना। कर ही लिया होगा टेलीग्राम चैनल तो अपना ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, टेंशन इसका नहीं लेना। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा। देखिए गाइस, स्टडी चलती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आप आने वाले जो टाइम है, ये 9th क्लास जाएगी, इसके बाद आप 10th क्लास में आने वाले, तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है। सबसे ज्यादा आपका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। लगना चाहिए कि आप कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे आप एक जगह बैठ रहे हो, 4 घंटे के बाद आप स्टडी, क्योंकि आपको स्टेट टॉपर बनना है या फिर आप लोगों को बहुत अच्छी परसेंटेज बनाना है, 95 प्लस जाना है, तो आपको अभी एक टॉपर्स की तरह सोचना पड़ेगा, एक बूस्टर व्यक्ति की तरह सोचना पड़ेगा, एक बूस्टर स्टूडेंट की तरह सोचना पड़ेगा। होप आप लोग सोच भी रहे होंगे। ठीक है, आप में से कोई डेफिनेटली स्टेट टॉपर निकलेगा अगले साल। आप में से ही कोई एक अपने माता पिता का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अपने को सही तरीके से, ऐसा नहीं कि 9th क्लास में अपन तो, अरे 9th में तो कोई पेपर पढ़ते ही नहीं है, 9th क्लास में तो अपन तो यूं चले जाएंगे, यूं यूं नहीं यूं आ जाएंगे, ऐसे ही पास हो जाएंगे। नहीं बेटा, आपको 10th क्लास को माइंड में रख कर 9th क्लास का पेपर देना है। समझ में आ गई बात। अब आधे ज्यादा पता है कि बोलो अरे सर इतनी सी उम्र में अभी से काय का टेंशन लेना है, 1-2 साल मिलता है, थोड़ा इंजॉय कर लेने दो, ये तो फलाना पर। देखो बेटा, इंजॉय करते रह जाओगे ना, बाद में फिर भेस चलाते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कनकाल तगारे तो खोगे, कोई मतलब नहीं होगी इस चीज से। तो फिर कह रहा हूं अच्छे तरीके से स्टडी कर लो। ठीक है, तो आज अपन लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अति लघुत्री नहीं है ये, ठीक है, अति लघुत्री नहीं है, अति दीर्घत्री नहीं है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ज्यादा हर एक चैप्टर से चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा। वैसे लेके सारे आया हूं टॉपर्स के लिए कि भैया मैं तो सर 9th क्लास में भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्वेश्चन आंसर सारे, लेकिन जिन पे आईएमपी लगाओ वही आप लोगों को करना है। आईएमपी किनको करना है, जिन जो है ना डूबते को तिनके का सहारा, तो मैं तिनका बनकर आप लोगों के लिए आया हूं। बस वो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बाकी टॉपर वालों के लिए मैं अभी सजेस्ट करना चाहता हूं कि आपको सारी चीजें कवर अप करना है। ठीक है, आगे बढ़े। टॉपिक 2 बी कवर्ड को कौन कौन सी चीजें कवर करेगा, बिहेव को पूरी चीज देखनी है अपने को आज, पूरी एक एक बिल्कुल तल्लीनता से देखना है कि हमें ये चीजें कवर अप करना ही करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मूवमेंट्स के आपको सारे एक एक चैप्टर्स देखने हैं। बिहेव की जो पोएम्स रहती है बेटा, उनको भी देखना आप लोगों को, उन पोएम्स में से कौन कौन से पोएम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स रहेगी। अगेन आई वुड लाइक टू से यू ऑल, ये क्वेश्चन आंसर आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चैप्टर लाइन से नहीं लेकर आया हूं, मैं चैप्टर लेकर आया हूं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर सबसे पहले पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। कुछ में से लॉन्ग सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो कंफ्यूज मत होना। और स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपकी क्लास को अब। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अच्छे से लाइन से लेके आ जाते हैं। लाइन से इसलिए नहीं लेके आया बेटा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको मैं सबसे पहले लेके आया हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर मैं भी देख लेता हूं, कौन सा, माई चाइल्डहुड, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पिताजी का नाम जलालुद्दीन, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये मैं आप लोगों को स्टोरी नहीं बताऊंगा, ये तो आप लोगों को सबको पता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किस तरह से इन्होंने स्टार्टिंग में इमली बैची न्यूज़पेपर का काम किया, और उसके बाद हमारे भारत के 2000 के उस टाइम के वो राष्ट्रपति बने, उनको वो मिसाइल मैन बने। और आज उनके कर्म से हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम लोग अपने आप में इंस्पायर होते हैं कि यस हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए। एक छोटे से रामेश्वरम शहर से, गांव से निकला हुआ एक छोटा सा लड़का, जो आज पूरे देश के को मोटिवेट कर रहा, इवन आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर जाओगे तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। तो इनके क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। किस तरह से, थोड़ी सी स्टोरी अगर आप लोगों को याद हो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा दूं कि भाई जैसे कि इनके 2-3 दोस्त थे, वो पंडित थे। इसके बाद ये घर जाते हैं, उनकी जो मम्मी है वो थोड़ा सा उनसे अच्छा बिहेव नहीं करती, लेकिन सेकंड टाइम जब वो जाते हैं तो उनकी मम्मी उनको हाथ पकड़ के लेके जाती है। किस तरह से ये आगे की और प्रोसेस को सारे बढ़ाते हैं। एक टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और टीचर जो है वो अब्दुल कलाम साहब बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, तो वो आगे बैठे थे और वो एक पंडित के साथ बैठे थे, उनका बेस्ट फ्रेंड था वो। ठीक है, तो वहां पर क्या सीन हो जाता है कि जो टीचर है वो बोलता है कि एक हिंदू का लड़का एक मुसलमान का लड़का दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उठाकर उन्होंने पीछे की ओर बैठा दिया था। यही चीज जब उनके पेरेंट्स को पता लगी तो बहुत ज्यादा उस टीचर को डांटा गया था। और ये स्टोरी आज पूरी विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा पार्ट है माई चाइल्डहुड, जिसमें बचपन बचपन की बातें बताई गई है। जब आप आगे जाओगे कि वो एयरफोर्स में एक बार फेल हो गए थे, फेल होने के बाद उन्होंने कैसे टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में हुआ, फिर वो मिसाइल मैन बने, क्या चीज रहा, और अलग ही है यार। तो मैं तो सबसे पहले एक बात सजेस्ट करूंगा कि इनकी स्टोरी आप सब जरूर पढ़े, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा, सिर्फ इसलिए कि आपको एक नई दिशा मिलेगी।
क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये सारी चीजें हैं, देख लिया आप लोगों ने, बता ही दिया होगा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है कि किस तरह से वो अपने पिताजी जो है वो मछुआरे का काम करते थे, उनके पिताजी जो है और वो किस तरह से वर्क करा करते थे, ये सारी चीजें। ये पढ़ाई वाले सीन है जहां पर जो बैठे रहते हैं, रामानंद शास्त्री नाम था उसके दोस्त का, ये दोनों ये साथ में एक साथ बैठे हुए, तो ये किस तरह से इनको मतलब अलग कर देते हैं, तो ये चीजें। अब आप लोग सोचो कि बेंचेस लाइन नहीं लगी थी क्या? पहले के जमाने में टाटपट्टी का जमाना था बेटा, हम खुद टाटपट्टी के जमाने में पढ़ के आए हैं, ये सच है बेटा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज है। तो भाई ये खाना वाला सीन है, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो उनकी मम्मी है वो उनको किचन में लेकर चली जाती है, यहाँ पे केले वेले रखे हुए हैं, यहाँ पे देखो ये किचन वाला सीन है, और फिर वो अपने हाथों से उनको भोजन कराती है अपने कलाम साहब को, और समझ जाती है कि थोड़ा सा ये चीजें हैं, ठीक है? चलो भैया क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है बेटा, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में आप लोगों का आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, करके जाना आप लोगों को, ठीक है? वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम साहब का घर कहां पर है? तो उनका घर जो सिचुएटेड है बेटा रामेश्वरम में सिचुएटेड है, रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव है, वहां पे स्टड है, ठीक है? रामेश्वरम में, ये मतलब एक मंदिर जो है, मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ में रहते थे, तो पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता, तो ये जानते हैं आप लोग। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ, दीनामणि जो नाम है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? दीनामणि क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है बेटा, अपन पढ़ लेते हैं। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर है ये, भैया ध्यान रखना। ओके, अब्दुल कलाम यूज्ड टू ट्रेस द हेडलाइंस, भाई अब्दुल कलाम साहब मैंने अभी बताया था अभी, और आप लोगों ने पूरी पढ़ी भी है बात को, कि भाई कुल मिला के बात ये है कि वो ये न्यूज़पेपर है ना, वो अपने कौन थे, उनके अंकल के लड़के थे, उनके साथ बेचा करते थे, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज बहुत, उनके नेफ्यूज थे और वो बड़े थे, तो उनके साथ अब्दुल कलाम साहब भी न्यूज़पेपर बेचा करते थे, और इस तरह से उन्होंने मतलब अपना पहला जो इनकम है वो स्टार्ट किया था। एंड इवन सबसे पहली उनकी इनकम जो थी वो इमली बेचकर, इमली के जो वो आते हैं ना अस्टिक चंगा पे वाले, वो उनको बेचकर, चिया चिया है ना, हमारी भाषा में चिया बोलते हैं, है ना, गांव की भाषा में, अब आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, अस्टिक चंगे बनाते थे, उसके फिर अपन खेलते थे, है ना, आज के दौर में वो लूडो आ गया है ना, उसमें अपन चीटिंग नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आ रही होगी आप लोग। हाँ, हु वर अब्दुल कलाम फ्रेंड्स, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों से इस साल भी, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब्दुल कलाम के दोस्त कौन कौन है, ठीक है? व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और वो बाद में क्या बने? अब्दुल कलाम के जो फ्रेंड्स है ना बेटा, वो एक तो रामानंद शास्त्री, सबसे पहले यही याद रखना, यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ठीक है? अरविंदन था एक, और इसके बाद शिव कुमारन। रामानंद शास्त्री जो थे वो बाद में प्रीस्ट बन गए, उनके पिताजी की जगह ले ली थी उन्होंने, ठीक है, रामेश्वरम के टेम्पल के। अरविंदन जो था वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने लग गया था, ठीक है? और जो शिव प्रकाशन थे वो क्या बन गए थे? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे ना, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे ये, ओके, ऑफ साउथर्न रेलवे में, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, तीनों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों के नाम में रामानंद शास्त्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रामानंद शास्त्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना इसको, ठीक? आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, उन्होंने अपना पहला जो है वो कैसे कमाया, पहला जो उनका वर्क, उनका जो वेग्स था, मतलब पहला जो इनकम थी उनकी, वो कैसे कमाई उन्होंने? अर्न फर्स्ट वेजेस बाय बिकमिंग हेल्पिंग हैंड टू हिज कजिन, उनके कजिन की हेल्प करते थे वो, और वो क्या बेचा करते थे? न्यूज़पेपर वगैरह बेचा करते थे। और इसके आगे आप लोग वो टेमेरिन को भी लिख सकते हो, चाहो तो आप, इफ यू विश, ठीक है? यदि आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है? आईएमपी तक ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ने वाला नहीं, ठीक? had he earned any money before that, उससे पहले उन्होंने कभी पैसे कमाए थे, मतलब ये जो न्यूज़पेपर था उससे पहले पैसे कमाए थे? हाँ, तो यस, उन्होंने कमाए हुए थे बेटा, बिफोर दैट बाय कलेक्टिंग टैमरिन, ठीक है, सीड्स, टैमरिन जो इमली के बीज है ना, उनको बेचकर उन्होंने कमाए थे। और ये देख लो भैया, डायरेक्ट लिख दो, प्रोविजन स्टोर पे वो बेच दिया करते थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है? आया नहीं है अभी तक, लेकिन आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, उसके पिताजी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनकी मम्मी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? लेखक जो है वो अपनी मम्मी को, अपने पिताजी को और खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो ऑथर जो है डिस्क्राइब करते हैं अपने पिताजी को सबसे पहले एज सिंपल मैन के रूप में डिसाइड करते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं अपने पिताजी का। ओके, ही हैड नदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास ज्यादा एजुकेशन भी नहीं थी और ना ही ज्यादा धन था, लेकिन उसके बाद भी उनके घर पे बहुत सारे लोग जो थे वो खाना खाकर जाते थे, है ना? बट ही हैड ग्रेट विजडम, उनके ज्ञान बहुत अच्छा था उनको। ही वॉज वेरी लार्ज हार्टेड, वो बहुत मतलब दिल के बहुत बड़े इंसान थे। एंड ही वॉज वेरी कंसिडरेट, और बहुत मतलब मानने वाले व्यक्ति थे, हर चीज को सोच समझ के करने वाले व्यक्ति थे। एंड ही वॉज ऑल्सो अस्टेट मैन, और ऑस्टेट मैन थे, मतलब कुल मिला के अध्यात्म में मानने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा, अब उनकी मम्मी को कैसे दर्शाते हैं वो? उनकी मम्मी जो है काइंड है बेटा, लार्ज हार्टेड है, बड़ा दिल है उनकी मम्मी का भी। शी यूज्ड टू फीड मेनी पीपल एवरी डे, वो रोज कई सारे लोगों को भोजन कराती थी, ठीक है?
उनकी मम्मी जो है लेखक की, ओके, शी हैड ऑल द मतलब क्वालिटीज, मतलब जो मदर वाली क्वालिटीज है, माँ वाली क्वालिटीज है, वो हर एक क्वालिटीज उनकी मम्मी में थी, ठीक है। द ऑथर वेंट रामनाथपुरम टू फॉर फर्दर स्टडीज, शी बिकेम इमोशनल देन। ओ भाई, जब वो मतलब रामनाथपुरम जा रहे थे, मतलब हायर स्टडीज के लिए, तो उनकी मम्मी जो थी वो कैसी हो गई थी, इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। अब उनके बारे में क्या दर्शाते हैं वो लेखक के बारे में, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब खुद के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो लेखक जो कहते हैं उनके बारे में कि ही वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों में से वो एक थे, ओके। ही वॉज अ शॉर्ट बॉय विद अनदर अंडरस्टिंग अनडिस्टिंग्विश्ड अ टास्क, मतलब वो जो है ना भैया, कुल मिला के बहुत एक छोटे थे, सब में छोटे थे, और उनका काम बहुत कम मिला करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करते थे। देयर वाज अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन रामेश्वरम, और वो उनका जो परिवार था, उन मतलब बहुत ज्यादा नहीं बताया, मम्मी पापा के बारे में अच्छा बता दिया। आप खुद की तारीफ खुद करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति बने थे, सबको पता अच्छी तरह, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं भूल गया इसमें, मोस्ट टाइम पे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करना ही करना है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाए। What characteristics does he say he inherited from his parents? क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो चित्रण है, चरित्र चित्रण है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया, ठीक है। तो ही इनहेरिटेड, क्या ग्रहण किया था उन्होंने, ऑनेस्टी, ओके, सेल्फ डिसिप्लिन, एक तो ऑनेस्टी बेटा याद रखना, एक सेल्फ डिसिप्लिन है, ये भी याद रखना आप लोगों को, फ्रॉम हिज फादर, एंड फेथ इन गुडनेस, इन डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, मतलब आत्मविश्वास, खुद के ऊपर आत्मविश्वास और ईमानदारी अपने पिताजी से ली थी, और अच्छाई और दयालुता जो है वो उन्होंने अपनी मम्मी से ली थी, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड टू टर्म्स ऑफ द, रहने देना, डोंट वरी अबाउट इट, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, सो बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लोगों के सामने है, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे भी देख लेता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। हाँ गाइस, ठीक है। Why did अब्दुल कलाम वेंट टू लीव रामेश्वरम? रामेश्वरम लीव मतलब लीव करके वो कहाँ गए थे और क्यों गए थे? रामेश्वरम को छोड़कर क्यों गए थे? तो वो फर्दर स्टडीज के लिए गए थे बेटा, डिस्ट्रिक्ट में गए थे, और वो क्या नाम था उसका, रामनाथपुरम गए थे। तो आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर सकते हो चाहे तो, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कंडीशन, ठीक है बेटा, लेकिन छोड़ना मत मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब इसमें से ज्यादा कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर है नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊं, तो डोंट वेरी अबाउट इट, ओके। आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन लोग आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, देख लेते हैं, दोनों बुक्स को मिक्स करके लेकर आया हूं मैं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, 1% का भी, ठीक। हाँ गाइस, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। यार थोड़ा बुखार उखार सा मन है, आएगी क्या, देख लेते हैं, आएंगे तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ गाइस, तो अब अपन लोग देख लेते हैं द हैप्पी प्रिंस में से, इसमें से क्वेश्चन आंसर पिछली बार बने हुए थे, इस बार भी बनेंगे। द हैप्पी प्रिंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर कवर अप करवाऊंगा, जो द हैप्पी प्रिंस को निकाल लो फटाफट आपकी फेयर कॉपी में से, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन वो बता रहा हूं। व्हाई डू द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? जो कॉर्टियर्स थे वो हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा करते थे, उस प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा करते थे? इज ए रियली हैप्पी, क्या वो सच में हैप्पी है, ओके। एंड व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, और वो क्या देखता है अपने चारों ओर, ठीक है। तो कोर्टियर जो थे वो कॉल मतलब बुलाते थे, पुकारते थे प्रिंस को, किसके नाम से, हैप्पी प्रिंस के नाम से। क्यों क्यों पुकारते थे, क्योंकि देयर वाज अ ग्रीफ, नो ग्रीफ इन इन द पैलेस, जब वो जिंदा था ना, तो उस राजमहल में कोई ग्रीफ नहीं था बेटा, कोई दुख नहीं था। बट ही इज नॉट हैप्पी, अब वो क्या वो खुश है, इज ही रियली हैप्पी? अब वो खुश नहीं है बेटा, ही इज नॉट हैप्पी एज ही सीज पॉवर्टी, वो गरीबी देखता है अमंग पीपल, लोगों के बीच में गरीबी देखता है, देखा होगा कई सारी चीजें वो बताती है, एक छोटा सा बच्चा, उसको बुखार रखी हुई है, उसका तबीयत खराब है, और वो उसको मतलब कुछ चीजें चाहिए खाने के लिए, लेकिन वो खाने के लिए चीजें नहीं मंगवा पा रही है उसकी मम्मी, मम्मी गरीब है, कुछ सील रही है, तो ऐसी सारी गरीबी वाली चीजें वो देखते हैं। दिस मेक्स हिम सैड, और ये सारी चीजें जो है ना, वो एक राइटर है, वो लिखना चाहता है, लेकिन उसके हाथ दो ठंडे पड़ चुके हैं, उसके पास पैसा नहीं है कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें वो बताता है। ही वांट्स टू सी देम हैप्पी, और वह उन लोगों को हैप्पी करना चाहता है जो उनके आसपास जो है उन लोगों को, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, ओके। आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों को इस साल देखने को मिल सकता है, सिर्फ 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, कर लेना है ना। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? seamstress को उन्होंने वो क्यों भेजी थी, वो जो रूबी थी वो क्यों भेजी थी, देख लेते हैं। वो रूबी इसलिए भेजी थी बेटा उनको, बिकॉज हर चाइल्ड वाज इल, वो जो
महिला थी, बुनाई करने वाली महिला थी, उनको जो भेजा था, उनका बच्चा जो कहा था बीमार था बेटा और वांटेड ऑरेंज, और उनको क्या संतरे चाहिए थे खाने के लिए उस छोटे से बच्चे को। बट जो जो गरीब महिला थी, जो वो सिलाई करने वाली महिला थी, ठीक है, जो दर्जिन थी, वो उनके पास क्या नहीं था बेटा, पैसे नहीं थे, इसलिए जो हैप्पी प्रिंस ने भाई रूबी भेज दी थी, उनके रूबी जो कि स्वॉर्ड में लगी हुई थी, तलवार में लगी हुई थी, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, आईएमपी क्वेश्चन, ठीक, ओके, हाँ, फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सेफर्स एंड वाई, भाई बहुत ज्यादा महंगे है सेफर्स, सेफर्स बहुत ज्यादा महंगे, अपने इधर नहीं चलते, इजिप्ट वगैरह, इजिप्ट की ही स्टोरी है ये, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, यू कैन लीव, ठीक, आगे देखिएगा। हाँ भैया, ये 2022 में आ चुका है। व्हाट डज द स्वैलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी, जब वो सिटी के ऊपर जा उड़ता है तो वो क्या देखता है। जो स्वालो था जो मर जाता है लास्ट में, वैसे तो दोनों ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक का दिल रह जाता है। भाई क्या कहानी है यार, स्टोरी तो अलग ही होती है यार इसकी, सच में कह रहा हूं यार, मतलब पढ़ना चाहिए आप लोगों को। सी इज द रिच मेकिंग मेरी इन हर ब्यूटीफुल हाउसेस। भैया स्वालो जो है ना, वो देखता है, क्या देखता है कि भैया जो एक अपने ब्यूटीफुल घर वगैरह, सुंदर सुंदर घर है ना, वो भाई कुल मिला के शादियों की तैयारियां कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े लोग। और बेगर जो जो भिखारी वगैरह है ना बेटा, वो बैठे हुए कहाँ पे? उनके गेट्स के पास बैठे हुए, दरवाजे के पास बैठे हुए। देयर आर पुअर चिल्ड्रन इन द डार्क स्ट्रीट, गली जो काली गली है, मतलब अंधियारी वाली गली है, उस अंधियारी वाली गली में जो गरीब लोग हैं वो बैठे हुए। ऑल आर हंग्री, वो सारे के सारे लोग भूखे हैं, लेकिन अमीरों के पास ऐसी चीजें नहीं है। अमीर तो अमीर है भैया, वो तो कोई दिक्कत नहीं होने। टू लिटिल बॉयज आर लाइंग अंडर अ ब्रिज, जो लिटिल बॉयज मतलब आपने कहानी पढ़ी हो तो दो छोटे बच्चे थे, ब्रिज के अंदर रहते हैं, पानी आनी बरसता रहता है वहां से, ठीक है, तो वो ब्रिज के अंदर है, वहां पर एक वो जो कोर्टियर आता है, मतलब एक सेनापति आता है, उनको भगा देता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। लाइंग इन इच अदर्स आर्म, दोनों एक दूसरे के आर्म में से, मतलब थोड़ा सा वार्म होने के लिए एक दूसरे के आर्म को ऐसे पकड़े हुए हैं ताकि थोड़ा सा वार्म हो सके, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। वॉचमैन उनको देखता है और उनको भगा देता है वहां से। ये चीजें आप लोगों ने भी देखी होगी, नोटिस की होगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लगा चुका हूं, देखा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत रिस्क लेना क्वेश्चन के ऊपर, ठीक, आगे देखिएगा। हाँ, व्हाई डिड द स्वालो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, क्यों स्वालो ने भाई प्रिंस को नहीं छोड़ा और इजिप्ट नहीं गया? क्या रीजन था उसके पीछे? भाई उसने अपने पूरा जो स्टेचू था ना, वो पूरा का पूरा दान कर दिया था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। एट द एंड उसके ऊपर जो परत लगी हुई थी ना बेटा, पेंट था ना गोल्ड का, वो भी निकल गया था, ठीक है, लोगों की हेल्प करने करने में, और उसकी आंखें चली गई थी, तो क्या ही बचा था? तो यही वाला क्वेश्चन का आंसर है, द स्वालो डिड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज ही डिड व्हाट द प्रिंस हैड टोल्ड हिम टू डू। भाई उस व्यक्ति ने, वो जो स्वालो था, उस पक्षी ने वही सारी चीजें करी जो कि उसे प्रिंस ने बोला था, सारी चीजें करी। ही टुक आउट अ सेफर्स, जो सेफर्स थी वो भी सारी की सारी निकाल ली थी उसने, फ्रॉम द आईज ऑफ द प्रिंस, प्रिंस के आंख में लगी हुई थी वो सेफर्स, ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नाउ द प्रिंस बिकेम, क्या हो गया था? वो अंधा हो गया था बेटा। सो द स्वालो कुड नॉट लीव द प्रिंस इन हिज ब्लाइंडनेस, और उसके अंधकार में, मतलब उसे उस अंधेपन में छोड़ नहीं सकता था स्वालो, किसको? उस प्रिंस को। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी 5 क्वेश्चन नहीं हुए, अभी अभी से ताने मत मारो यार, लो ऐसी बात नहीं है। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? कौन कौन सी प्रीसियस थिंग्स थी जो कि स्टोरी में मेंशन की गई है, और क्यों है वो, क्यों है, क्या क्या प्रीसियस थिंग्स है, पहले तो क्या क्या बतानी है आप लोगों को, कौन कौन सी है वो चीज, और क्यों है वो प्रीसियस, ठीक है, मूल्यवान, ठीक है, देखते हैं। तो दो प्रीसियस थिंग्स है भैया इस कहानी में। भाई कहानी का पूरा सारांश इस क्वेश्चन के ऊपर टिका हुआ है ना। इन द स्टोरी आर, वो कौन कौन से? द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रिंस का हार्ट जो कि धड़क रहा था पूरा टूटने के बावजूद भी, एंड डेड स्वॉलो, और एक मरी हुई स्वॉलो, ठीक है, जिनने बहुत ज्यादा हेल्प की प्रिंस की। दे आर प्रीसियस बिकेम बिकॉज, वो प्रीसियस बन चुकी थी, मूल्यवान बन चुकी थी, बहुमूल्य बन चुकी थी, ओके, उनका कोई मूल्य नहीं लगा सकते थे, ऐसी बन चुकी थी, क्योंकि दे आर द एपिटोम ऑफ काइंडनेस एंड सेक्रीफाइस। वो दोनों के दोनों जो है, वो हार्ट था प्रिंस का और जो स्वालो था, वो दोनों क्या बन गए थे? एपिटोम बन गए थे बेटा, प्रतीक चिन्ह बन गए थे, काय का? दयालुता का और त्याग का प्रतीक चिन्ह बन गए थे। भाई सामने वाले ने पूरी अपनी जिंदगी त्याग दी, पूरा सब कुछ त्याग दिया, और जो स्वालो था उसने भी पूरी हेल्प करी जहां तक वो कर सकता था, लास्टली वो मर ही गए, है ना। दे अंडरस्टूड द मिजरी ऑफ अदर पीपल, और लोगों के कंजूसपन को भी वो लोग समझे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो भाई ये दो चीजें याद रखनी है आप लोगों को, कौन कौन सी? एक तो डेड स्वालो है, ओके, एंड द हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, ठीक, याद रखना। ओके,
Why did the Happy Prince send the shepherds to the playwright? भाई ये क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, बट डिपेंड्स ऑन यू, करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। Why was the Happy Prince crying? क्यों रो रहा था वो? अब देखो एक बात बता दो, आप 9th क्लास के स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बहुत कमजोर स्टूडेंट है या फिर ऐसा ऐसा फलाना फलाना, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। कमजोरी कभी भी नहीं होती, कमजोर कोई नहीं होता है, कमजोर अपनी सोच होती है, अपने ऊपर डिपेंड होता है कि अपन कैसे वर्क को करते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही नहीं आ रही? आगे देखो, तो कुल मिला के बात यह है कि अब ये सर इसे रट लें क्या सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन आंसर छोड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो कुछ भैया कुल मिला के बात है कि छोड़ना नहीं है। अगर आप इसे समझ के जाओगे ना कुछ इसके बारे में लिख दोगे। आपको पता है जब एग्जाम देते हो लास्ट का आधा घंटा बचता है ना, तब आपको खुद नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हो, लेकिन आप लिख रहे होते हो, आप स्टार्टिंग के टाइम से ज्यादा लिख रहे होते हो। रीजन रीजन क्या उसके पीछे? कुछ भी लिख रहे हो, आंसर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा आपने, धनाधन चल रही है पेन अपने को नहीं पता चल, जान दो कुछ तो है। तो कुल मिला के जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ के चले जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ तो याद आ जाएगा, और एक बार याद आ जाता है ना, फटाफट लिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के प्ले राइट वाला क्वेश्चन भी ऐसा कैसे ये जो वो है उसको आप लोग करना। क्यों रो रहा था वो, ये भी आपको करना है। क्यों रो रहा था, किस वजह से रो रहा था। अगर आप हिंदी में देखो तो भाई वो सुबह शाम अपने पूरे राज्य की उस चीज को देखा करता था, उसने अपनी जिंदगी पूरी हैप्पीनेस में बिता दी। ठीक है, लेकिन लास्टली वो जब वो देखता है, नोटिस करता है कि मेरे राज्य में इतने ज्यादा गरीब लोग हैं, इतने ज्यादा भूख से तरस रहे हैं, तो उसे बहुत बेकार लगा। ठीक है, तो वो इसलिए रो रहा था। क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, देख लीजिएगा। Why did swallow want to go to Egypt? इजिप्ट क्यों जाना चाहता था swallow जो था, क्यों जाना चाहता था, किस वजह से जाना चाहता था? क्योंकि उसके दोस्त वगैरह थे, वो चले गए थे, है ना। देख लीजिएगा, ये एक बार बता देता हूं, आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। द swallow wanted to go Egypt because all his friends had gone there. वहां पे सारे के सारे दोस्त चले गए थे, लेकिन आफ्टर गिविंग द शेफर्स फ्रॉम आइज, जो आइज आंखों से जो शेफर्स चली गई थी उसकी, जो मतलब जो जिससे वो देख सकता था, द हैप्पी प्रिंस जो था वो अंधा हो चुका था, और इस वजह से जो स्वालो ने कैंसिल कर दिया कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इसकी हेल्प करूंगा। क्वेश्चन अच्छा है, कर लेना। ठीक है, ओके। अब यहां से देखो, यहां से आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके पोएम के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली पोएम आप लोगों की थी द रोड नॉट टेकन, उसके बाद जो दूसरी पोएम है वो लेके आया हूं, इट इज एटम। ठीक है, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, इट इज रेनिंग हैवीली, ऑल द लीव्स ऑन द ईवी चिपर्स फैलन एक्सेप्ट वन, व्हाई डिडंट, क्या है भैया क्वेश्चन उसका, वो क्या है, द लास्ट लीफ। पता है आप लोगों को, सुई याद है किसी को, जैंसी है ना, सुजैन और जैंसी दोनों के दोनों लड़कियां हैं। सुई जो बेस्ट फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाती है। एक पेड़ रहता है जिसमें से वो ये सोचती है कि ये पेड़ की लास्ट पत्ती जो टूट जाएगी तब मैं मर जाऊंगी। जैंसी की सोच, ये सोफी की जो सोच रहती है वो ये रहती है। ठीक है, तो भाई पढ़ा तो आप लोगों ने सारी चीजें हैं। ओके, सोफी और जेंसी की बात है ये, सोफी और मतलब सुई का मतलब सोफी निकाल सकते हो आप लोग चाहो तो, लेकिन सुई बोल देना और जेंसी बोल देना। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्टोरी है अगर आप लोग पढ़ो तो, लेकिन एट द एंड जो बहुत अच्छा ठीक रहता है वो मर जाता है। और ये स्टोरी जो है हमें ये बताती है कि कभी जिंदगी में अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो, नकारात्मक मत सोचो। क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो कि आप जब पॉजिटिव सोचने लग जाओ तब ये काम हो जाएगा। तो दिस स्टोरी इज जस्ट समथिंग डिफरेंट यार, अलग एरा में लेके चली जाती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि यस हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। स्टोरी आप लोग पढ़ चुके हो, क्वेश्चन आंसर अपन लोग देख लेते हैं इसके। ठीक है, हाँ भैया। और दो तीन के अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक हाउस इज नॉट ए होम, ये भी आप लोगों को पता है अच्छी तरह, हाउस इज नॉट ए होम के बारे में। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक लेखक रहता है, उसका घर में आग लग जाती है, सबको पता अच्छी तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। द बेगर, कैसे एक बेगर जो है वो भाई वो भिखारी रहता है और फिर वो बहुत मतलब एक अच्छे पद पे चला जाता है, तो इसके भी क्वेश्चन आंसर अपन लोग देखेंगे। ठीक है, आगे और एक अब अपना आता है द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फन द हेड। द फन द हेड पढ़ा है क्या आप लोगों ने? द फन द हेड पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पढ़ा है, इसमें से क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली बनेगा बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्वेश्चन आंसर पहला चैप्टर है आप लोगों के बिहेव का, तो इसमें से क्वेश्चन आंसर अब आप बिहेव निकाल लो। अब उनके भी कराऊंगा, टेंशन मतलब, मैं यही हूं अभी, टेंशन क्यों ले रहे हो यार आप लोग? जो इंपॉर्टेंट है ना वही करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है ना, हाँ। व्हाट वाज मार्गी थिंकिंग, मार्गी क्या सोच रही थी ये आप लोगों को बताना पहले तो। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन, जिनके पास वो ओल्ड स्कूल थी ना, जिन उन लोगों के पास, जब वो लोग क्या है, उनके दादाजी और उनके परदादाजी जो है वो एक छोटे से बॉय थे, और जब वो स्कूल में जाया करते थे, क्यों? क्योंकि अभी ये क्या रह रहे हैं, 2851 में ऐसे कुछ में रह रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये चीज इसमें हो रही है बेटा, ध्यान रखना। ठीक, आगे, व्हाट डिड द किड्स डू इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में जो किड्स बच्चे थे उन्होंने क्या करते थे वो? तो किड्स जो थे वो भाई नेबरहुड पड़ोस में वो आते थे, बहुत सारे बच्चे रहते थे, चिल्लाते थे, मस्ती वगैरह करते थे, लाफिंग करते थे। स्कूल यार्ड में ये सारी चीजें करा करते थे, जब अपन जैसे मतलब आप लोग जाते हो स्कूल यार्ड में तो वो वाली चीज है।
लेकिन अभी क्या, ये तो स्कूल में जाती नहीं है, ठीक है, ये इनका तो घर पे स्कूल है ना, स्कूल ही नहीं है वैसे। व्हाट डिड दे लर्न, उन्होंने लोग क्या सीखा, दे लर्नड द सेम थिंग्स, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी सीखी जो इक्वल थी, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। मतलब आप ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे ऑनलाइन स्टडी आप लोग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में आप लोग भाई कुल मिला के अपने डाउट्स को, अगर आप कोई मैसेज करते हो और आपका डाउट नहीं आता है तो वो गया, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या करते हो, एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर कर लेते हो कि हाँ ये डाउट ये है, ये डाउट ये है, तो वहां पे क्या हो जाता है, क्लियरेंस हो जाता है बेटा, ठीक है। तो वही चीजें जो पुराने जो लोग थे वो ऐसा करते थे, पुराने जो बच्चे थे वो ऐसा करते थे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीप ब्रीथ का मतलब साय होता है बेटा, ध्यान रखना, इस एक पैसेज रहता था उसमें ही, ठीक है। हाउ ओल्ड मार्गी वाज, मार्गी जो है वो 11 ईयर से है, ठीक है। आप टोमी का आप लोग बताएंगे टोमी कितने साल का था, हाउ ओल्ड टोमी, ये बताना आप लोगों को, टोमी कितने साल का है बताना। ओके, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, डायरी में मार्गी ने क्या लिखा, मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक, इतना से क्वेश्चन का आंसर है, और इसका क्वेश्चन का आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आ चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, हेड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने कभी उससे पहले कभी कोई बुक देखी थी, नहीं, कभी भी नहीं देखी थी उसने, नहीं देखी थी भाई बुक, इतने से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप लोगों को मिल सकते हैं। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें उसने बुक में अजीब सी चीजें देखी, तो भाई वही वाली बुक है, कौन कौन सी चीजें जो बुक में उसने अजीब सी देखी, पहले तो वो प्रिंट थी, ठीक है, प्रिंटेड थी तो वो पेजेस वगैरह हिल नहीं रहे थे, चेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है, उस पर जो लिखा हुआ था वही लिखा हुआ था, तो यही चीजें हैं इसमें। शी फाउंड दैट इट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर प्रिंटेड है, छपी हुई है, ठीक है। वर्ड्स जो है वो भाई इधर उधर नहीं हो रहे, मूव नहीं हो रहे हैं, ओके। शी सॉ मूविंग ऑन ए स्क्रीन व्हेन शी टर्न्ड बैक टू द पेजेस बिफोर, और जो वो पहले मतलब जैसे लैपटॉप वगैरह पे स्टडी करा करती थी, सिस्टम पर स्टडी करता करती थी, तो जो वर्ड्स थे वो इधर उधर हो सकते थे, लेकिन इसमें चेंज ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट that it had when she read it for the first time, और मतलब वो वही वाले वर्ड्स बार बार आ रहे थे उसके पास सामने उसी एक पेज पर, अब वो सोच रहे कि इस पेज में ऐसा कुछ दबा दूं तो उसमें तो कुछ है नहीं, उसमें तो वही वर्ड रहेंगे, तो ये चीजें हैं बेटा इसमें, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन के बारे में। अ टेलीबुक इज, व्हाट डू यू थिंक, द दिस बुक इज कंसर्न ओनली फॉर टेलीविजन, ये बुक काय के लिए बेटा, टेलीविजन के लिए है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ई टेक्स्ट और टेल बुक, ओके, ई टेक्स्ट और टेल बुक, भाई याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, आ सकता है आप लोगों के। वेयर वाज मार्गी स्कूल, स्कूल मार्गी का कहां पर है, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके पास क्लासमेट्स है, तो बिल्कुल मार्गी का स्कूल कहां है, उनका जो रूम है ना बेटा, उनके बेडरूम है उसके जस्ट सामने ही है, ओके। और उनके कोई दोस्त नहीं है, मार्गी का कोई दोस्त नहीं है बेटा, वो ऑनलाइन टाइप स्टडी करती है, तो ये चीजें हैं, ओके। व्हाट सब्जेक्ट इज मार्गी एंड टॉमी लर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी ने सीखे, तो बेटा मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक, याद रखना, और जियोग्राफी तो कॉमन है शायद इसमें दोनों में, सॉरी अर्थमेटिक कॉमन है, टॉमी ने सीखा है हिस्ट्री और अर्थमेटिक, ध्यान रखना, ये दोनों सब्जेक्ट दोनों भाई बहनों ने सीखे हुए हैं, ठीक। आगे देखिएगा, हाँ, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आ सकता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान रखना ना, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। आगे बढ़े क्या, हम्म, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आ चुका वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दे हैड अ मैकेनिकल टीचर, उनके पास एक मैकेनिकल टीचर था, ठीक है। हु टॉट देम सब्जेक्ट सेक्टर बाय द टेलीविजन स्क्रीन, टेलीविजन के स्क्रीन पर जो सब्जेक्ट सेक्टर के हिसाब से वो पढ़ाता था, कौन सा मैकेनिकल टीचर था वो, मैकेनिकल टीचर था बेटा, है ना, ध्यान रखना, रोबोट टाइप। ही गेव देम अ टेस्ट, वो टेस्ट वगैरह भी देता था, होमवर्क वगैरह देता था, और मार्क्स भी बताता था कि तुम्हें इतने मार्क्स आए। आज आप अपने मोबाइल को निकालो, मोबाइल पे से भैया कोई ऐप निकालो, ऐप में डाउनलोड करो, फटाफट अपना टेस्ट दो, टेस्ट में आप लोगों को सारी चीजें वो बता देगा, ये चीज आप कर लो, ये चीज हो जाएगी। समझ में आ रही क्या बात, समझ में आ रही है क्या बात, तो ये चीज है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईएमपी बता रहा हूं सिर्फ ओनली, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। बाकी आप लोग रहने दो, मत करना, ठीक। इसके बाद हाँ, Why was Margie doing badly in geography? Geography में badly बुरा वो मार्क्स क्यों लेके आती थी? What did the county inspector do to help her? और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, जो सुधारने के लिए आया था उसको, तो उसने क्या करा, वो जो बेटा वो जो स्क्रीन थी ना, वो जियोग्राफी के जो नंबर्स थे वो बहुत हाई थे, 10 12 के लायक थे, तो ये आया ना, तब उसने क्या करा, 9th के 8th के लायक कर दिया, तो वो फिर मार्गी अच्छे नंबर लेके आने लग गए। ये चीज अब आपसे बोलूं मैं 12th क्लास के सॉल्यूशन सोल्व करो, तो फिर आप कितने नंबर लेके आओगे, द रीजन यही है ना, आईएमपी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमिस टीचर, टॉमिस टीचर का क्या हुआ है ना, करना चाहो कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, आगे बस यहीं तक ही अपना सफर रखना बेटा इसमें, और बाकी क्वेश्चंस तो उसमें और भी है, करना चाहो तो आप लोग, बट इतने काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस जरूर करें बेटा, है ना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से अगर आ जाए तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूजिक, दो साउंड ऑफ म्यूजिक है बेटा, ध्यान रखना, एक तो बिस्मिल्लाह खान के ऊपर से और एक इवलिन के ऊपर से, इवलिन ग्रेगरी का क्वेश्चन बनता है हमेशा, और इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो वो अपन लोग देखते हैं क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप लोगों का पता अच्छी तरह इवलिन के ऊपर से आता है, ठीक है, और क्वेश्चन बनते इसमें से, ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करना है आप लोगों को। और दूसरा आप लोगों को पता ही है कि बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, दोनों के ही आप लोग, ये भैया शहनाई वादक है और इन्होंने जाइलोफोन बजाया था, तो ये देखते हैं अपन क्या होता है इसका, ठीक है। व्हाट डज शी फील व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, वो कैसा फील करती है जब वो बजाती है जाइलोफोन को, भाई वो है ना अपने हर चीज वो सेंस कर सकती है, दिमाग लगा सकती है उसमें, साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स, मतलब अपने फिंगरप्रिंट से जब वो मतलब सुनती नहीं है, फील करते हुए वो ये फील करती है कि हाँ ये चीज सही है, और ये गाना, ये म्यूजिक का साउंड ये आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का छोटा क्वेश्चन है, आ सकता है, बन सकता है, आप अगर चाहे तो बना सकते हैं इसको, ठीक है। वेयर डज शी फील द वाइब्रेशंस, कहां वो वाइब्रेशन फील करती है, पहले तो अपने पैरों से फील करती है बेटा, ठीक है, लेग से फील करती है, फीट से फील करती है, बेयर फीट से, नंगे पैरों से, ठीक है, वाइब्रेशन इस तरह से वो महसूस करती है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बनेगा, टेंशन मत लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते हैं इसमें, है ना, याद रखना। इकोइंग का मतलब होता है ये वाला, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आ चुके बेटा, क्योंकि एक एक दो बार पूछे जा चुके हैं ये सारी चीजें। हाउ ओल्ड वाज इवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, भाई सबको पता अच्छी तरह कि वो एक RAM में गई थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी, वो गई थी, तब वहां पर इवलिन के मतलब क्या क्यों ज्वाइन करना चाहती थी, और वो कितने साल की थी, देखते हैं क्या है ना। तो कितने साल की थी उस टाइम पे, वो 17 ईयर्स की थी बेटा, ध्यान रखना, जब उसने जो ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन करा था, ठीक है। और ये किन लोगों को सिखाता है, डीफ लोगों को सिखाता है, ये डीफ मतलब बहरे लोगों को सुना सिखाता है वो ये चीजें, और वो बहरी हो गई थी बेचारी, है ना। हु हेल्प्ड, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, किसने उसकी हेल्प करी थी अपने म्यूजिक को कंटिन्यू रखने में, व्हाट डिड ही डू एंड से, और उसने क्या किया और क्या करा, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या किया और क्या करा, ठीक है। नाम इसमें आपको पता चल जाएगा, जिसका नाम है रॉन फॉब्स, याद रखना। द ग्रेट परसिस्टेनिस्ट हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना जरूर इसको, है ना, ठीक है। ओके आगे बढ़े, ठीक, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, आप कुछ प्लेसेस के नाम बताना आप लोगों को जहां पर एवलिन ने परफॉर्म किया हुआ है। कंसर्न्स इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के कंसर्न में किया, स्कूल में किया, ओके, प्रिजन में किया, मतलब जेल वगैरह में किया, ऑल्सो शी इंस्पायर्ड द यंग म्यूजिशियंस, और उस लड़की ने 11-12 साल की लड़की ने अपने डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ संकल्प से कई सारे लोगों को क्या किया, प्रेरित किया कि आप भी ये काम कर सकते हो। IMP क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। हाँ, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच इवलिन परफॉर्म्स, ये तो हो चुका है ना, सॉरी। हाँ, हाउ डज इवलिन हियर म्यूजिक, कैसे म्यूजिक सुनती है। अब आप लोग को अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है तो बेटा प्लीज सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को जरूर करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि इस क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के मिल सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ डज इवलिन हियर म्यूजिक, म्यूजिक वो है कैसे सुनती है। एवलिन हैड ए कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, भाई बहुत इंटरेस्ट है उसको, है ना, रुचि है बहुत ज्यादा, है ना, बट अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट हर सेंस ऑफ लिसनिंग, उसने मतलब दुर्भाग्य की बात क्या है कि उसने सेंस ऑफ लिसनिंग मतलब सुनने की जो क्षमता थी वो खो दी थी, सुनने का जो वो था वो खो दिया था, एंड दे डिस्करेज्ड हर while she was told to play xylophone, और हर लोगों ने उसे डिस्करेज किया, मतलब हतोत्साहित किया जब उसने xylophone बनाने की इच्छा व्यक्त की। They told her that she couldn't learn म्यूजिक ड्यू टू हर डीफनेस, अपनी डीफनेस की वजह से, अपनी बहरेपन की वजह से वो कभी भी म्यूजिक नहीं सीख सकती, लर्न नहीं कर सकती। बट व्हेन शी बिकेम इन कॉन्टेक्ट विद रॉन फॉब्स, जब लेकिन वो रॉन फॉब्स के कॉन्टेक्ट में आती है तो एक न्यू रोज, एक नई किरण उसके मतलब उसमें उड़ती है, मतलब एक नई किरण उसको जागती है उसमें, ओके। ही रिकॉग्नाइज्ड, जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, पहचाना था उनके लिटिल टैलेंट को, मतलब उसका टैलेंट जो था ना बेटा, उस टैलेंट को उसने पहचाना हुआ था, ओके। ही गाइडेड हर, उन्होंने गाइड किया उसको बहुत अच्छे तरीके से, म्यूजिक को महसूस करने का बोला, ट्रेंड किया अपने जो इवलिन को ट्रेन किया सही तरीके से, और टू लार्ज ड्रम्स को बजाते हुए उसने नोट किया सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को लग टफ रहा होगा, लेकिन टफ वो क्वेश्चन है नहीं, याद रखना इस चीज को, ठीक है।
हाँ गाइस, गर्मी हो रही है यार बहुत तेज, सॉरी। हाँ, When was her deafness noticed? When was it confirmed? कब उसकी deafness, उसके बहरेपन को कब नोटिस सबसे पहले किया गया था और वो कब कंफर्म हो गया कि हाँ ये बहरी हो गई है? Her deafness was first noticed when she was just 8 years old, जब वो 8 साल की थी। कब? जब उनकी मम्मी के सामने मम्मी ने कुछ फेंका था नीचे की पीछे की ओर और वो कुछ पियानो के पास बैठी हुई थी। It was noticed by her mother, ये उनकी मम्मी के द्वारा नोटिस किया गया था। And her deafness was confirmed when she was 11 years old, जब वो 11 साल की थी तब उनकी deafness जो है, उनका बहरापन जो है वो नोटिस कर लिया गया था। दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग समझ ही सकते हो इस चीज को, नो प्रॉब्लम इट। ठीक है, आगे देखिएगा। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। 17 ईयर्स ओल्ड थी वो जब उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन किया था। ठीक है, ओके। हाँ, तो इस टाइप के इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते तो नहीं है, बट नो प्रॉब्लम इन इट, इफ यू वांट देन यू कैन। ओके, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर। ओके, हाउ वाज इवलिन इंस्पायर्ड बाय रॉन पॉप्स? ये वही वाला क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो वही लिख सकते हो और अगर आप चाहे तो अलग से। कैसे जो है वो रॉन पॉप से इवलिन जो है इंस्पायर हुई थी, मोटिवेटेड हुई थी। ओके, व्हाट डिड शी डू आफ्टर दैट? और उसने क्या किया उसके बाद? भाई इवलिन जो थे उसने फॉलो किया था उसकी सारी मतलब क्या एडवाइस को, सारी सलाह को, किसकी? रॉन पॉप्स की सारी सलाह को मतलब दृढ़ता से, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ फैमिली उसने मतलब क्या किया था? फॉलो किया था। ठीक है, शी रियलाइज्ड दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप, मतलब उसे ऐसा रियलाइज हो गया था बेटा कि वो भाई कुल मिला के जो हायर ड्रम्स है उसको फील कर सकती, महसूस कर सकती, जो बज रहा है उसको। शी कुड फील द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, मतलब जो कमर के नीचे का हिस्सा है बेटा, जैसे पैर वगैरह है तो उससे वो फील कर सकती है। एंड शी ऑल्सो फाउंड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और अपने बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वो फील कर सकती है कि नोट्स, मतलब वो कर सकती है अपने दिमाग से, अपने हाथ से जब वो बजाती है तो वो म्यूजिक का क्या सेंस होता है। बहुत टफ है यार, जब आप मतलब बहरे ना हो जाए और उसको सुनना, अंधे को देखना, ओके, लंगड़े का दौड़ना, तो बहुत टफ है, लेकिन असंभव नहीं है यार, असंभव नहीं है। ये स्टोरी आपको यही समझाती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है ना? हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये टॉपर्स के लिए बेटा ध्यान रखना। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े। हाँ या ये कौन सा है? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवलिन। कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, आपको भी पता अच्छी तरह, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अब अपन लोग आ जाते हैं डायरेक्टली जाकिर खान के चैप्टर्स पर, क्योंकि जाकिर खान को भी करना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं। ओके, व्हाट डिड किंग जाहिर खान गिफ्ट हिम? मतलब जहीर खान ने क्या गिफ्ट किया था? हिम कौन? अपने बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, तो उन्होंने क्या, जाहिर खान ने क्या गिफ्ट किया था बेटा? प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवियंस। ये याद रखना बेटा, बहुत मतलब आईएमपी तो नहीं है, बट आ सकता है आपके एग्जाम में, कर लेना इसको याद। ठीक है, ओके। राइट अबाउट द फिल्म गुंज उठी शहनाई। गुंज उठी शहनाई के बारे में कुछ लिखना है आपको, उस फिल्म के बारे में। व्हाई वाज दिस नेम गिवन एंड बाय हुम? किसके द्वारा ये नाम दिया गया था और क्यों नाम दिया गया था? देखो बेटा, व्हेन फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने इसे सुना था बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के हिसाब से, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के नाम पर ही ये गूंज उठी शहनाई नाम रख दिया था। एक उनकी मूवी आई थी उसका, ठीक है, उसका नाम इस तरह से पड़ा था। और किसने लिखा था? ये विजय भट्ट ने ये नाम दिया था, गूंज उठी शहनाई मूवी का नाम। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, हाँ। व्हाट वाज हिज वन कंपोजिशन? उसका कंपोजिशन एक कौन सा एक गाना है तो वो बताना आप लोगों को। हिज वन कंपोजिशन वाज दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। और इसके आगे भी कुछ होगा तो मुझे नहीं पता ज्यादा, है ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट आगे मैं खुद बता दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो फिर ना। ठीक है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना। मेरे से पहले आप लोगों ने आईएमपी लगा लिया होगा, सबको पता चला। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड एन अनप्लीजेंट साउंड। उसे ऐसा लग रहा था कि इसका साउंड बहुत बेकार है ना, कर्कश साउंड है, तो उसने, औरंगजेब ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। मुगल मुगल सम्राट था ये, मुगल का ही था ना ये। हाँ, मेरा हिस्ट्री थोड़ा कमजोर है यार, तो इसलिए, है ना? वाई इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शहनाई क्यों पुंगी से अलग है, ये देखना आप लोगों को। शहनाई हैज अ गुड एंड प्लीजेंट साउंड। शहनाई का भाई एक अच्छा और एक मतलब आनंद आनंद देने वाला साउंड है। इट इज नेचुरल एंड होलो स्टेम पाइप। उसका एक नेचुरल है वो शहनाई जो है, और होलो स्टेम पाइप वगैरह लगी हुई है उसमें, होल्स इन इट, उसमें वही वाला चीज है, पो 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 पो, वो शादी वगैरह में बजाते हैं ना इसे। इट इज लॉन्गर देन द पुंगी, और ये पुंगी से थोड़ी बड़ी है ये चीज है। ठीक है, हाँ। वेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज ब्रेक? कब और कैसे
कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान ने अपना पहला ब्रेक लिया था? बेटा ये बताना आप लोगों को, आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने अपना जो पहला ब्रेक लिया था 1938 में लिया था बेटा, एंड वो ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपनड इन लखनऊ, एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो। भाई कुल मिला के जो ऑल इंडिया रेडियो था उसने एक लखनऊ में ये ओपन किया हुआ था, एक चैलेंज था जो कि बिस्मिल्लाह खान ने वहां पर शहनाई बजाई थी रेडियो पर। ओके, आफ्टर दैट ही बिकेम फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन हु ग्रेट द नेशन विथ हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। और वो पहले शहनाई वादक बन गए जिन्होंने, पहले म्यूजिशियन बन गए जिन्होंने 1947 में 15 अगस्त के दिन, सोचो यार 15 अगस्त 1900, पहले दिन आजादी के पहला दिन था ये अपना, उस दिन लाल किले पर उनकी शहनाई पूरे देश में बजवाई गई, मतलब रेडियो के द्वारा सुनवाई गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का क्वेश्चन है, याद जरूर करें। Where did बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त? कहां बजाया था उन्होंने? रेड फोर्ट पे बजाया था, सभी अभी हाल ही देखा अपने ऑन 15 अगस्त। ओके, कौन कौन से वो बजाया था? राग काफी ऑन हिज शहनाई, ओके, ऑन रेड फोर्ट, लाल किले पर बनाया था। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को यहीं तक याद कर सकते हैं, आगे छोड़ दें। हाँ, आगे लिख भी सकते हो, चाहो तो आप लिखना चाहे तो। दिस इवेंट बिकेम हिस्टोरिक, ये भैया हिस्टोरिक बन गई थी बिकॉज ही रिसाइटेड हिज शहनाई ऑन द ओकेशन ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। भाई मतलब उनको लगता है ना, अभी सिंपल सी बात है, हम तो एक देश रंगीला पे गाना गाते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करा। तो भाई वो तो 1947 के दिन, पहली आजादी का पहला दिन था, और वो इतनी बड़ी शहनाई बजाई, तो उनको तो अपने आप में गर्व फील होगा, है ना? Find the list two instances in the text which tell you the Bismillah Khan loves India and Banaras। दो इंस्टेंस बताने आप लोगों को, दो संदर्भ बताने हैं जिससे इस टेक्स्ट में, इस पूरे चैप्टर में ये पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान को इंडिया और बनारस बहुत ज्यादा प्यार है। द फर्स्ट इंस्टेंस was that when he denied to open a Shehnai school in USA। The second instance, जब उन्होंने मतलब यूएसए में मना कर दिया था ना, मतलब शहनाई को ओपन करने से, पहला तो वो था, और सेकंड इंस्टेंट वो था जब खान साहब जो थे उन्होंने पूछा था कि शेखर गुप्ता के द्वारा मूविंग द पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, और पार्टीशन के टाइम पे जब उन्होंने बोला था कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो उस टाइम पे भी उन्होंने मना कर दिया था। ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस, वो कभी बनारस को नहीं छोड़ेंगे। और यहां से हमें पता लगता है कि ना वो यूएस जाएंगे ना ही पाकिस्तान जाएंगे, कुल मिलाकर उन्हें देश से प्यार था, बनारस से प्यार था। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ओके गाइस, हु वाज अली बख्श? भाई अली बख्श के ऊपर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना, अली बख्श बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, वो मतलब एक नाम है ये, है ना। ही वाज बिस्मिल्लाह खान से मैटरनल अंकल। भाई कौन थे ये? मामा जी थे ये, किसके? बिस्मिल्लाह खान साहब के। ही वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई इन द विष्णु टेम्पल इन बनारस। वो कहाँ पर वो थे, क्या बजा रहे थे? वो शहनाई बजाते थे, कहाँ पर? विष्णु टेम्पल में, बनारस में ही वो बजाते थे। इनके साथ ही जो थे अपने बिस्मिल्लाह खान थे, वो इनके साथ में ही जाते थे मंदिर में, ठीक है। फिर इनको थोड़ा मौका मिला, फिर मौका मिलते मिलते ये यहाँ तक पहुंच गए। ऐसी चीजें रहती, आप लोग को पता होगा, कभी कभी देखा होता, आप लोगों ने समझे हो तो ये चीजें हैं, समझो यार आप लोग भी, है ना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यस, दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू। हाँ, हाउ डिड अली बख्श अट्रैक्ट, अली बख्श कैसे अट्रैक्ट हुए बिस्मिल्लाह खान से? ठीक है, अली बख्श अट्रैक्टेड हिम बाय प्लेइंग मेलोडियस ट्यून्स ऑफ शहनाई। भाई शहनाई इन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान साहब ने बजाई, हाय, अली बख्श ने बोला वाह क्या बात है यार, सुनेगा क्रिस का, सुना दिया क्रिस का गाना, ठीक है, ये चीज है। हाँ, वाई डिड उस्ताद, अब ये तो यार, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत मत लो, ठीक है, आगे बढ़े अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक चैप्टर और आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को पता भी होगा सारी चीजें, बता देता हूँ आप लोगों को। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड द लिटिल गर्ल। तो द लिटिल गर्ल को देखते हैं पहले, बिफोर यू रीड में ये चैप्टर्स आएंगे। बेटा देखो क्या है, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूँ, क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। ये आप समझ ही सकते हो कि एक तकिया रहता है, संडे का दिन है, ये आप समझ ही सकते हो कि संडे के दिन उसको, और उसके पिताजी से ये बेटी बहुत ज्यादा डरती है। ये भी आप लोगों को चैप्टर्स तो पूरे पता है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मुझे क्वेश्चन आंसर बताना है आप लोगों को, एंड आई एम गोना टेल यू, ठीक है। ये सीन को देखकर भैया जो केजिया है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है कि यार काश मेरे पापा भी ऐसे होते, है ना। उसको जब मारते उसके हाथ में तो बोलते पापा को भगवान ने बनाया ही क्यों है। बट एट द एंड उसे समझ में आता है जब उसके पिताजी के साथ मतलब एक ट्रेजेडी हो जाती है उनके घर पे, कि मम्मी बीमार हो जाती है और दादी जी चली जाती है, तो सीन अलग हो जाता है फिर यार। वो उसके पिताजी को लगता है मेरे पिताजी इतने भी खराब नहीं है, वो मेरे लिए मेरी गलतियों पर डांटते हैं। तो दिस इज द थिंग, ठीक है, अच्छी स्टोरी है ना, पारिवारिक स्टोरी है, ठीक है। और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का भी यही सीन है। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड आपको सबको पता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं,
ठीक है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कर लेना इस क्वेश्चन को, मत छोड़ना, यही आप लोगों को 2026 में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, क्यों डरती थी उसके पिताजी से? ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, भाई उसे लगता था पिताजी बहुत कठोर है यार, मारेंगे, और क्या है, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, उनको फटाफटी गुस्सा आ जाता, फटाफट उड़ा देते थे जरा सी देर में वो, ये चीज इनके। ओके, ही नेवर टॉक्ड टू हर पोलाइटली, मतलब उनके पिताजी जो है ना केजिया के, कभी भी विनम्रता से बात ही नहीं करी बेचारे ने, बेचारी लड़की से। ठीक है, ही नेवर प्लेड विद हर, उनके साथ वो कभी गेम्स वगैरह नहीं खेले। ठीक है, एंड शी ऑलवेज फाउंड हिम अवे विद हर, और हमेशा उन्हें दूर ही देखा केजिया ने अपने पिताजी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन से लोग हैं? शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इसमें से, डेफिनेटली बनेगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, शी एंड हर ग्रैंडमदर, कौन कौन थे? एक तो केजिया थी, हर ग्रैंडमदर दादी जी थी, मम्मी थी, पापा थे, और एक और कुक, नाम याद होगा आप लोगों को, कोई नाम बताइए मेरे को, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नाम बताना उसके, कुक का नाम क्या था। ठीक है, ऑल्सो पार्ट ऑफ हर फैमिली। ठीक है, उस कुक का नाम आप लोग को बताना है कि उस कुक का नाम क्या था बेटा, नेम ऑफ द कुक आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। नेम ऑफ द कुक, क्वेश्चन मार्क, ये नाम बताना आप लोगों को, देखता हूं किस किस ने पढ़ा है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, तो ये तो मैं आप लोगों से बस एक ही चीज कहूंगा कि इनको तो रहने ही दीजिएगा। हाँ, इन व्हाट वेज डिड केजिया ग्रैंड मदर जो थे इनकरेज किया, मतलब केजिया की दादी ने केजिया को मतलब साहस बढ़ाया टू गेट टू नो हर फादर बेटर, मतलब अपने पिताजी को अच्छे तरीके से जानने के लिए। संडे के दिन ग्रैंड मदर ने हमेशा वो इनकरेज करती थी केजिया को कि बेटा अपने पिताजी के साथ, पिताजी को समझा करो, वो बहुत जेंटल है, अच्छे से बात करते हैं, तो डरो मत उनसे, ऐसा चीज फलाना फलाना। तो ये संडे का दिन था बेटा। ठीक है, केजा का एफर्ट थे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, डोंट वरी। केजा, केजा वाले चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना। ओके, टू द लिटिल गर्ल हु वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, कौन थे वो व्यक्ति जो मतलब उस छोटी बच्ची के लिए जो डर के लिए थे, जिससे उन्हें डर लगता था और उसे हमेशा इग्नोर किया जाता था, तो वो थे उनके पिताजी। ठीक है, याद रखना, यही थे जिनसे वो मतलब डरती थी और जिनसे बहुत ज्यादा जो इनको इग्नोर कर दिया करते थे, किसको? केजिया को। डिस्क्राइब केजेस फादर एज सी सॉ हिम, मैंने अभी बताया आप लोगों को, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है। ठीक है, ऑन व्हाट ओकेशन डिड केजियास ग्रैंडमदर आस्क हर टू प्रेजेंट अ गिफ्ट फॉर हर फादर, ठीक है, किस ओकेशन पर, किस अवसर पर केजिया के दादी जी ने सलाह दी थी केजिया को कि तुम अपने पिताजी को एक गिफ्ट दे सकती हो? क्या था? केजिया के पिताजी का क्या था? बर्थडे था बेटा, है ना। ठीक है, ऑन द ओकेशन ऑफ हिज बर्थडे। ठीक, इतना सा क्वेश्चन का आंसर है। Why do you think केजिया स्टमर्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि केजिया जो अपने पिताजी के सामने हकला जाया करती थी? लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं, ये शॉर्ट में भी आ चुका है आपके, अगर क्वार्टरली में अगर गलत नहीं हो तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली में से एक में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, केजिया स्टमर्ड इन फ्रंट ऑफ फादर बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो कैसे थे? हर फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, कैसे थे वो? मतलब बहुत ज्यादा कठोर थे भाई, है ना। ही डिड नॉट एक्सटेंड टू हिज लिटिल गर्ल एनी लव एंड और अफेक्शन, मतलब उन्हें कोई प्यार वगैरह नहीं रहता था, मतलब ऐसा लगता था केजिया को कि कोई ध्यान नहीं देते मुझ पर, कोई बात नहीं करते हैं, तो ये चीज हमेशा दूर रहते थे वो। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी बात, अगर दूसरे पक्षी की बात करें तो ही वुड बीट हर ऑफन, और अक्सर वो कभी कभी उसे पीट भी दिया करते थे केजिया को जब वो गलती करती थी तो, है ना। ऐसे नहीं कि हर कभी हाथ हल्के कर लिए। दिस मेड हर वेरी अफ्रेड ऑफ हिम, और इस चीज ने, ये जो पीटना और उससे डरते डराते हुए बोलना, है ना, ऐसे खतरनाक आवाज में बोलना, और इसने बहुत ज्यादा डर भर दिया था अपने पिताजी के। हेंस आउट ऑफ फियर शी वुड स्टेमर, और इस वजह से, उस डर के चक्कर में वो हमेशा हकलाया करती थी अपने पिताजी के सामने, जब भी अपने पिताजी के सामने वो आती थी वो हकला जाती थी बेचारी। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत, शॉर्ट क्वेश्चन बन चुका है इसका, आईएमपी क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, है ना, ये समझ सोचना कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये नहीं आएगा। ओके, वाई वॉज देयर हु एंड क्राई ऑन द लॉस ऑफ द पेपर्स इन द हाउस, क्यों वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी, और क्या क्या घर पर ऐसी हड़कंप मच गई थी और चिल्लाहट हो गई थी पेपर्स के गायब होने पर? ठीक है, क्या हड़कंप हो गया था, क्या क्यों हो गई थी हड़कंप, ये बताना आप लोगों को, और क्यों चिल्लाहट, इधर से कोई चिल्ला रहा है, इधर से कोई चिल्ला रहा है। देयर वॉज सो मच हुई एंड क्राई, मतलब बहुत ज्यादा हड़कंप हो गई थी, चिल्लाहट हो गई थी घर में। ठीक है, इन द हाउस, घर घर में।
ऑन द लॉस ऑफ द पेपर्स, पेपर्स के लॉस पर, क्योंकि द पेपर्स ग्रेट स्पीच, जो फादर्स ग्रेट, सॉरी, पिताजी की जो बहुत बड़ी स्पीच थी वो बेटा, जो कि वो पोर्ट अथॉरिटी वाज रिटन इन देम, और उसके ऊपर कुछ अथॉरिटीज को मतलब कुछ चीजें भी रखी हुई थी, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट भी थे, और वो बहुत ज्यादा बड़ी स्पीच थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी, जो कि उन्होंने पूरा कचरा करके और तकिया में भर दिया था। तो दिस इज द थिंग। एंड क्वेश्चन देख लो आप, शॉर्ट है तो फिर देख सकते हो। हाउ डिड केजिया, केजिया के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, बस करो, ठीक है। नहीं यार, आप लोग का ध्यान रखना पड़ता है यार, समझ रहे हो बात को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। चलो भैया, आइंस्टीन लिविंग इन द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, क्वेश्चन है ये, व्हाई, व्हाई, व्हाई इज आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। अब यार वो पढ़ रहे हैं, आइंस्टीन जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों स्कूल को मतलब अच्छे के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्यों छोड़ रहे हैं वो। तो आइंस्टीन लेफ्ट इन स्कूल, स्कूल उन्होंने छोड़ दिया था, इसको ऐसा कर सकते हैं, क्यों छोड़ दिया, तो व्हाई डिड आएगा बेटा, है ना। व्हाई डिड आइंस्टीन लीव हिज स्कूल, लीव हिज स्कूल, स्कूल या लीव द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, ठीक है। म्यूनिक में स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया था अच्छे के लिए, क्योंकि ही हेटेड द स्कूल फॉर इट्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ऑर्डर और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से। और उन्होंने सीधा साफ स्पष्टता रूप से बोल दिया था, मुझे डेट वगैरह याद नहीं होती और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि डेट याद क्यों करनी है, नहीं करना हम लोगों को डेट, चाहो क्या करना। तो भाई कुल मिला के ना, ऐसे आइंस्टीन आइंस्टीन नहीं बने हैं, बहुत सोचे समझ के काम करते थे, है ना। अपने तो अपने दिमाग में एक ही चीज बैठती, बस यस सर, बात खत्म, यस सर, आ गया समझ में सर, आ गया, यस सर, खत्म काम। आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन म्यूनिक। भाई लिखना आपका, आपके हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन है ये, आप लोग को आपके हिसाब से करना है इनको, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आएंगे इनमें से डोंट वरी। हाँ, यहाँ से बन सकते हैं, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टीन, कौन कौन सी चीजें बताती है, ये भी आप लोग करना चाहे तो कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में से सबसे ज्यादा जरूरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में से बेटा जरूर करें इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, कर ही लेना, गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा। क्यों लिखा था ये देख लो। When the Nazis came, अच्छा ये पता, आप लोगों को पता होगा, स्टोरी पढ़ी हो तो आप लोगों ने, कि ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद ये यूएस आ गए थे, है ना, वो जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था 45 से 39 से 45 के बीच में, सबको पता है। When the Nazis came इन पावर इन जर्मनी, जर्मनी में जब वो पावर में आए, नाजीज कौन, हिटलर की सेना, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूएस, वो यूएस के लिए शिफ्ट हो गए भाई, यूएस में पलायन कर लिया उन्होंने, ठीक है। द अमेरिकन फिजिक्स physicists were in a uproar because of the discovery of nuclear fission इन बर्लिन, बर्लिन में भाई पहले से ही जो अपने आइंस्टीन साहब थे, इन्होंने पहले से न्यूक्लियर उसका डिस्कवरी कर दी थी, और वो डर रहे थे इस चीज से। क्या डर रहे थे वो लोग, कि कहीं नाजी जो है वो इसका मतलब गलत उपयोग ना कर ले, ठीक है, इस डिस्कवरी का, नाउ बिल्ड और यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, और वो बम वगैरह बना लेंगे तो वो तो फिर पूरे देश पे फोड़ देंगे, देश ही खत्म हो जाएगा। तो आइंस्टीन ने एसोसिएटेड फियर दैट द अमेरिकन टू माइट ट्राई टू मेक अ सिमिलर इन्वेंशन। भाई उनने बोला कि भैया अमेरिकन को भी ऐसे इन्वेंशन जो है ना वो करना चाहिए, लेकिन इसका गलत यूज नहीं करना चाहिए, और वो बोलते हैं कि ये जो एटम बम वगैरह बनाना है इसका बंद कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर, ठीक है। आइंस्टीन रोट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न हिम ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एटॉमिक एक्सप्लोजन, मतलब उन्होंने बताया था इसके ऊपर कि भाई एटॉमिक जो बम है उसका अगर एक्सप्लोनेशन होता है, एक्सप्लोजन होता है, अगर वो फट जाता है तो उसका कितना ज्यादा दुष्प्रभाव होगा पूरे वर्ल्ड पर, ये बताने के लिए उन्होंने लेटर लिखा था, ठीक है। ये चीज है इंपॉर्टेंट भाई, बनते हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, छोड़ना ही नहीं है। व्हाई डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा नागा 5 अगस्त 9 अगस्त, भाई बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, ये तो याद ही रह जाता है अपने को, कभी कभी अपनी ऐसी सिचुएशन बन जाती है बेटा कि अपने को चीजें याद रह जाती है, ये चीजें होती है अपने। आइंस्टीन वाज शॉक्ड, आइंस्टीन जो थे वो शॉक्ड हो गए थे बेटा, ग्रीव्ड एंड शेकन बाय द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो आइंस्टीन वो पहले तो अचंभित हो गए थे, बहुत ज्यादा दुख में चले गए थे, एंड सेकंड बॉम्बिंग ऑफ, और बहुत ज्यादा वो मतलब इस तरह से हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, एंड द एक्सटेंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था, पूरा विस्तार हो गया था, डिस्ट्रक्शन बड़े बड़े जगह पर दूर दूर तक क्या बम वगैरह बमबारी वगैरह हो गई थी, ये चीज थी। व्हाट मतलब इफेक्ट हो गया था उसका, व्हाट ही फियर्ड केम ट्रू, और जिसका भी उसे डर था, मतलब आइंस्टीन जी को डर था ना, वही सच हो गया था। द लेटर टू रूजवेल्ट हेड द
अनडिजायर्ड इफेक्ट ऑफ अमेरिका, मतलब उस लेटर का कोई फायदा ही नहीं निकला, डेवलप इन द एटॉमिक बॉम्ब, फिर भी उन्होंने एटम बॉम्ब बना ही लिया। ही देयरफॉर अर्ज्ड द यूनाइटेड नेशंस टू मेक अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और फिर उन्होंने एक अर्ज किया, मतलब वहां पर उन्होंने बोला, एक मतलब उन्हें निवेदन किया सब लोगों से कि प्लीज यार आप एक काम करो, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ जो दुनिया के जो उसमें मेन मेन लोग रहे, और वो डिसाइड करे कि ये चीजें अगर पूरे विश्व के लिए हानिकारक है तो उसे ना किया जाए। ये चीज यहीं से आई थी भैया, इस सामने वाले व्यक्ति से। दिस डिड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, बट ओवर द डिकेड, जैसे दशक बढ़ते गए, द ट्रेवल्ड ही ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड, उन्होंने वर्ल्ड वाइड पूरा कैंपेन किया और ये सारी चीजें, और उसके बाद यूएन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, 1945 में हुआ था शायद, मुझे ध्यान है ये चीजें। वर्ल्ड सिटीजन उन्हें क्यों कहा जाता है, आइंस्टीन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना, साल के इसमें आ सकता है आप लोगों का क्वेश्चन, ये बन सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। बस इतने क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ठीक है। ठीक है, हाँ, स्नेक इन द मिरर के बारे में पढ़ा है कि आप लोगों ने, स्नेक इन द मिरर, रीच फॉर द टॉप, है ना, स्नेक इन द मिरर सुना होगा आप लोगों ने। ओके, काठमांडू भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इफ आई वर यू ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो पहले मैंने कौन सा नाम लिया था, मतलब स्नेक इन द मिरर, और उसके बाद कौन सा नाम लिया था, रिच फॉर द टॉप। तो पहले अपन रिच फॉर द टॉप को क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, समझते हुए चलना है यार बेटा, रिच फॉर द टॉप को निकाल लो, और क्या, दो पार्ट है इसमें, दो पार्ट को अपन कर लेते हैं। देखो, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, उसे सबसे पहले मैंने रखा हुआ है, मैं ये आप लोगों को बता दूं, कंफ्यूज मत होना इस चीज के ऊपर से कि सर ये आप तो हर कहीं से पढ़ा रहे हो, हर कहीं से उठा रहे हो, कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को यार इस चीज के बारे में। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लूंगा प्लीज। हाँ तो गाइस, पानी पीने के बाद, सॉरी गाइस, स्वागत है, गला थोड़ा सा ऐसा बैठ गया था इस वजह से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यही थे अपन लोग, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव, मतलब कहां पे आ गए थे, रिच फॉर द टॉप के दो पार्ट पर अपन आ गए थे, है ना। जो होली मैन था ना, वो जो पंडित जी थे, वो आए थे संतोष के मम्मी के पास और उनकी दादी के पास। तो उन्होंने क्या, क्यों सरप्राइज हो गए थे, वो सरप्राइज बेटा इसलिए हो गए थे, अगर चैप्टर आपने पढ़ा हो तो, कि वो भैया संतोष की मम्मी जो थी, उनको क्या चाहिए थी, उनको बेटा चाहिए था। ठीक है, बेटा चाहिए था। और जब उन्होंने सुना कि संतोष की जो दादी है, ठीक है, दादी जी वो क्या कहती है आशीर्वाद मांगने के लिए, वो बोलती है कि मुझे एक डॉटर की, एक बेटी की जरूरत है, बेटी की। तो वो इसलिए एस्टोनिश्ड हो गए थे, इसलिए वो शॉक्ड हो गए थे, इसलिए वो मतलब अचंभित से हो गए थे, क्योंकि पहली औरत ऐसी देखी उस जमाने में बेटा, लड़की बेटी कोई भी नहीं चाहता था, तो इस वजह से वो हैरान थे। और मेनी ऑफ द वुमेन एक्सपेक्ट अ सन टू बी बोर्न ऑफ देम, और कई सारी औरतें भैया क्या चाहती थी, सिर्फ पुत्र को चाहती थी, पुत्रियों को नहीं चाहती थी। और संतोष यादव ने फिर क्या ही किया, आप लोगों को पता है, दो बार सबसे कम उम्र की, दुनिया की सबसे कम उम्र की मतलब एक एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली लड़की बनी वो। वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, लोकल स्कूल में संतोष को क्यों डाल दिया गया था। ठीक है, संतोष वाज सेंट फॉर द लोकल स्कूल या टू द लोकल स्कूल बिकॉज इट वाज इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, फैमिली में मतलब ऐसा था कि सब पढ़े हुए, तो ये आसपास ये छोटी सी स्कूल है गांव में, तो यहीं चली जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था बेटा, ये चीजें होती थी पहले के जमाने में। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये चीज है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर दिस थिंग, आ सकता है आपके एग्जाम में। हाँ, वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे हर फॉर स्कूलिंग इन दिल्ली, भाई क्यों मना कर दिया था, क्यों मतलब उन्होंने, मतलब क्यों एग्री हो गए थे, सहमत हो गए थे कि हाँ बेटा हम पे कर देंगे। ओके, व्हाट मेजर क्वालिटीज, जो मेंटल क्वालिटीज थी ऑफ संतोष, जो कि ब्रोट इनटू लाइट ऑफ दिस इंसिडेंट, और उसके बाद कौन कौन सी क्वालिटीज उसने अपने माइंड में चेंज करी थी संतोष यादव ने, कि भाई फैमिली साथ देगी कि नहीं देगी, कि ये सारी चीजें। तो भैया हर पेरेंट्स एग्रीड हो चुके थे, क्योंकि उसने डायरेक्टली क्या बोला था बेटा, कि वो पैसे कमाएगी, पार्ट टाइम जॉब करेगी, वो डायरेक्टली बोल दिया था उसने पार्ट टाइम जॉब का। ठीक है, तो इस वजह से उसके घर वालों ने कुल मिला के बात ये स्कूल की फीस के लिए हामी भर दी थी कि बेटा तेरा मन है नहीं तो तू कर ले। ठीक है, सभी गर्ल्स को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को नहीं सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने एजुकेशन की पावर समझ ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
अगर आपने शिक्षा की पावर समझ ली तो आप दुनिया में ऐसी क्रांति ला सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा। अभी हमें पता है कि कल सुबह हम स्कूल जाएँगे और हमारा होमवर्क ये होगा, हमारा होमवर्क वो होगा। आफ्टर दैट हम लोग मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि नहीं यार, हमें गेम्स खेलना है, हमें रील्स देखना है, हमें मोबाइल चलाना है, या फिर हमें कोई मूवी देखना है, या फिर हमें हमारा फेवरेट सॉन्ग सुनना है, कुछ भी हो सकता है। बट हम कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर रहे हैं? जो हमारी लाइफ़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है? डिसिप्लिन इसी को कहते हैं कि जब आप कंटीन्यूअसली किसी वर्क को करते हैं ना, तो वो बार-बार करने का मन करता है आप लोगों का, और फिर मनाना बहुत मुश्किल है एक दूसरे को, ठीक है? मतलब अपने आप को कि हाँ, अपन वर्क कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? आगे देखिएगा। व्हाई डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन? क्यों उसने का माउंटेन्स पर क्लाइंब करना स्टार्ट किया था? सॉरी, हाउ मतलब कैसे किया था, कैसे स्टार्ट किया था? तो आपको पता है वो जब हॉस्टल में रहती थी तो वो एक जगह उसने वो देखा था कि मतलब यहाँ पे लोग माउंटेनियर्स चढ़ रहे हैं, अरावली की कोई पहाड़ी थी, तो अपन देखते हैं उसमें क्या होता है और क्या चीज नहीं होता है। ठीक है, शी विज्ड टू क्लाइंब माउंटेन्स व्हेन शी वॉच्ड विलेजेस फ्रॉम हर रूम गोइंग अप टू हिल। वो एक पहाड़ी की और उसके लोग जा रहे थे, उसके मतलब जो गांव के जो लोग थे वो, और वो देखती है सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ पल बाद वो गायब हो जाते। तो वनडे एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे जाना है, और वो उसने देखा कि वहां पे कोई भी नहीं थे, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स थे, माउंटेन पर चढ़ने वाले लोग थे। ओके, शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कोर्सेज वगैरह किए और उसके बाद वो सीख गई सारी चीजें, है ना? फिर वो हर साल चढ़ती थी। व्हाट हाँ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी गाइस। मैं कर रहा हूं बेटा, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मैं बता रहा हूं आप लोगों को, टेंशन मत लेना ऐसा। व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स? क्या एक इंसिडेंट ऐसी घट गई थी जब उसने एवरेस्ट पर जब चढ़ाई करी थी तो भाई कुछ अलग ही हो गया था? तो क्या चीज थी? एक व्यक्ति था, सबको पता अच्छी तरह, उस व्यक्ति ने उसकी सांसें जा रही थी, तो देखते हैं अपन क्या होता है। संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल इन 1992 एवरेस्ट मिशन। मतलब संतोष यादव ने भाई प्रोवाइड कराया था कुछ क्लाइंबर को एक ऑक्सीजन मास्क वगैरह होता था। सी सेव्ड मोहन सिंह का नाम बताया था उन्होंने, जिनको उन्होंने बचाया था। हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ, वो जो अपनी जीवन को खो ही देते अगर ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो संतोष यादव। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयरिंग सीखा उन्होंने, है ना? अब संतोष यादव के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपन मारिया शरापोवा पे चलेंगे। Santosh Yadav got into the record books both times. She scaled Mount Everest. What were the reason for this? क्या रीजन था, कारण था? मतलब वही बताना है कि आप लोग भाई 2 बार लगातार हो गई थी। तो सी सेट और रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया था, इज द ओनली वुमेन टू हैव कॉन्क्वर्ड एवरेस्ट ट्वाइस। 2 बार चढ़ने वाली एवरेस्ट की पहली भारतीय महिला बनी थी, मतलब वर्ल्ड की, विश्व की पहली महिला बनी थी, वो लड़की बनी थी। ऑल्सो शी इज ओनली इंडियन वुमेन इन द वर्ल्ड टू गेट सच अ रिकॉर्ड। और एक भारतीय ऐसी महिला है पूरे दुनिया में जो कि इंडियन वुमेन है जिसने ये रिकॉर्ड स्थापित किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है, अगर नहीं भी आए ना तो सिर्फ नॉलेज के लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है? ओके, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस बाय संतोष यादव इन हर चाइल्डहुड? लॉन्ग क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड आपका माई चाइल्डहुड, इसमें से आते हैं। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है बेटा? ओके, आगे बढ़ देते हैं। कहाँ चले गए? माउंट एवरेस्ट व्हाट डिफरेंस? हाँ भैया, थोड़ा ज़्यादा निकल गया अपना, आ गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ भैया, हाँ भैया। एक्सप्लेन अबाउट मारिया शरापोवा गेटिंग नंबर 1 पोजीशन इन वर्ल्ड टेनिस। भैया एक्सप्लेन करना आप लोगों को, कैसे मारिया शेरापोवा ने वर्ल्ड में, विश्व में पहली रैंक हासिल की थी टेनिस में, ठीक है? बैडमिंटन टाइप जो कुछ होते हैं ना, दूसरा वो दूसरा रहता है। तो मारिया शेरापोवा इज अ साइबेरियन गर्ल, साइबेरिया की लड़की है वो, ठीक है? रूस में उनका जन्म हुआ था। इट टुक 4 years टू गेट द नंबर 1 पोजीशन। भैया 4 साल लगे उसे नंबर 1 पोजीशन में आने में, और सी अचीव्ड एट द 22 अगस्त 2005, और 22 अगस्त 2025 के दिन उन्होंने ये अचीव कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। वाई कुडेंट मारिया शेरापोवाज मदर गो विथ हर ऑन हर यूएस टूर? यूएस टूर पर उनकी मम्मी क्यों नहीं जा पाई थी, ये आप लोगों को बताना है।
ठीक है। मारिया वेंट टू द यूएस फॉर गेटिंग ट्रेनिंग इन टेनिस। भाई ट्रेनिंग के लिए वो जा रही थी, मारिया शेरापोवा यूएस जा रही थी, बट उनको ऐसा अकेला सा फील हुआ क्योंकि उनकी जो मम्मी थी वो अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वो मम्मी नहीं गई, हर मदर कुडंट गो विथ हर ड्यू टू अ वीजा रिस्ट्रिक्शन। एक वीजा रिस्ट्रिक्शन रहता था उस टाइम पे, वीजा वगैरह बनता था, तो उनका वीजा का रिस्ट्रिक्शन हो गया था, प्रतिबंध लग गया था उनके वीजे पे, तो इस वजह से जा नहीं पाई थी। ठीक है, ओके, आगे देखिएगा। हाउ डिड मारिया रियलाइज that excellence in tennis would only came at the price। एक कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें, तब जाके ही उत्कृष्ट बन पाएगी वो। और ये आप सबसे कहूंगा कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, तब जाके ही आप उत्कृष्ट रिजल्ट दे पाओगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट द गुड रिजल्ट, यू वोंट बी एबल टू गिव द गुड रिजल्ट। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। उनको एहसास हो गया था कि भाई कुल मिला के अगर वो कुछ मतलब प्राइस चुकाएगी तो कुल मिला के वो आगे बढ़ सकती है। और प्राइस क्या था? बिकॉज ऑफ हार्डशिप, मतलब एक कठिनाई भरे जो रास्ते होते ना, उससे चलना पड़ेगा उनको। व्हेन शी वाज अंडर 10, जब वो 10 साल की थी, शी वाज पेग्ड ऑफ टू ट्रेन इन अमेरिका। अमेरिका में जाने के लिए वो भैया कहीं तैयार हो गई थी, है ना, उसे भेज दिया गया था अमेरिका। शी वेंट देयर विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ ही गई थी। और बिना मम्मी के एक लड़की अगर 4 साल तक रहती है, 2 साल तक रहती है, तो कैसा लगता होगा यार, जस्ट यू थिंक। शी लिव्ड देयर फॉर 2 years विदाउट हर मदर, अपनी मम्मी के बिना वो 2 साल तक रही थी, सॉरी, है ना, 2 years तक रही थी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आईएमपी क्वेश्चन कर सकते हैं आप चाहें तो। चलो भैया काठमांडू पे चले गए आप, ओके, बस 2-3 क्वेश्चन कर लो, दोनों में से डेफिनेटली आने ही है क्वेश्चन आंसर, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, हाँ भैया, काठमांडू को क्वेश्चन आंसर की बात करें अपन लोग, तो काठमांडू को क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। काठमांडू अपने विक्रम सेठ का काठमांडू विक्रम सेठ साहब गए थे, है ना, वहां पर, तो वो भी अपन देख लेते हैं। क्या ऑथर डिफरेंस बताता है एक तो फ्लूट सेलर के उसमें, और जो अदर जो हॉकर्स थे, जो अदर विक्रेता जो बेचने वाले थे, कोई भी सामान बेचने वाला, उन सभी व्यक्तियों में और फ्लूट बेचने वाले में, बांसुरी बेचने वाले में क्या डिफरेंस बताते हैं लेखक अपने विक्रम सेठ साहब? तो जो ऑथर वो देखते हैं डिफरेंस की हाउ वेंडर्स सेल देयर थिंग्स, उनकी चीजों को वो कैसे बेच रहे हैं। सम ऑफ द सेलर्स क्राई आउट टू सेल देयर थिंग्स, कुछ चिल्लाकर बेच रहे हैं, ठीक है, चीजों को। बट द फ्लूट सेलर सिलेक्ट्स अ फ्लूट फ्रॉम हिज पोल एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट, मतलब वो फ्लूट को निकालता था और इस तरह से वो बजाने लग जाता था, ऐसे बेच रहा था वो फ्लूट को। और क्या सुर में क्या ताल में बजा रहा था वो तो भाई, द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। भैया इतना सारा ट्रैफिक होता है, जतरा वगैरह देखी होगी आपने, मेला वगैरह होगा, उनको साउंड जो है बांसुरी का वो अलग ही दिख रहा है। एंड द वेंडर्स नॉइज, और वेंडर्स की जो आवाज है, ये आलू ले लो, भट्टे ले लो, ये मिठाई मिठाई ताजी मिठाई, उसके बाद भी उसकी बांसुरी की आवाज सही तरीके से सुनाई जा रही थी। ओके, ही प्लेस स्लोली एंड मेडिटेटिवली, मतलब पूरे एक निरंतरण के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो धीरे धीरे बजा रहा था बांसुरी को। ओके, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ द कलयुग, कलयुग का अंत कैसे होगा, पशुपतिनाथ का के मंदिर के बारे में क्या ऐसा वो है, विश्वास है, ठीक है, हिंदू धर्म के हिसाब से। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि व्हेन द श्राइन इमर्जेस फुल्ली, जब बहुत ज्यादा भाई कुल मिला के पाप बढ़ जाएगा, द गुडनेस इनसाइड विल एस्केप एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑफ ऑन द अर्थ, मतलब कुल मिला के अर्थ खत्म हो जाएगी, फिर माता जी अपने यहाँ पे एक देवी जो होगी वो आएगी, वो मतलब उस पूरे कलयुग को खत्म कर देगी, पूरी तरह से नष्ट कर देगी कलयुग को, और फिर से वह अपने 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग होते हैं, तभी कलयुग में अपन चल रहे हैं, ठीक है, तो वो कलयुग चौथा भी खत्म हो जाएगा, फिर से सतयुग से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इन लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से नहीं आते बेटा, ये ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन तो इनमें से आते ही नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताने के थे वो बता दिए हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, बाकी और कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें से, हाँ एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, वो क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। हम्म, हाँ, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, स्ट्रीट के बारे में बताना आप लोगों को, आईएमपी क्वेश्चन ये आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे है इसमें जो 1-2 बार आ चुके हैं, इसलिए बता दूं, ये वाला भी नहीं है वो,
ठीक है। डिस्क्राइब द पशुपतिनाथ टेम्पल, हाँ बेटा दोनों काठमांडू में दोनों टेम्पल्स को आपको डिस्क्राइब करना है, पशुपतिनाथ को मेंशन करना है इसमें, और आपका जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको भी मेंशन करना है। तो वो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, एक तो ये वाला एमपी है, और आई थिंक पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में ज्यादा क्वेश्चन हो गए रेंदो, है ना। फ्लूट सेलर के बारे में भी अपन ने कर ही लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। बुद्ध जो है वो उस स्तूप के बारे में आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो, डेफिनेटली बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों में से, और दोनों को मर्ज करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, राइट द डिफरेंस बिटवीन पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बुद्धनाथ टेम्पल। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस करने वाला भी आ सकता है, दोनों को एक साथ लेकर भी आ सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। व्हाई डज द ऑथर से द काठमांडू इज विविड, जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और ये क्यों कहता है, तो रहने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा ज्यादा टफ नहीं है। लिस्ट द थिंग्स दैट आर सोल्ड इन, चलो छोड़ो, क्वेश्चन आंसर क्या है मैंने सारे ही कर दिए थे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो भैया अब आगे देखते हैं। हाँ, जेराट के बारे में नाम सुना है क्या आप लोगों ने? ठीक है, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं कहना क्या कर देता। ठीक है, ओके। हाँ, तो द इंट्रूडर नोज, डिड द इंट्रूडर नो जेराट, जेराट को क्या वो इंट्रूडर जानता था, नहीं जानता था? तो भाई नहीं जानता था वो बिल्कुल, उसके बारे में ज्यादा चीजें, बस उसको इतना पता था कि ये एसेक्स नाम के एक शहर में रहता है, और उसका उसका जो चेहरा है वो उसके जैसा सेम दिखता है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेस में है, तो आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। Why did the intruder enter Gerard's house? क्यों एंटर करा था? क्योंकि पहले तो वो एक मर्डरर था बेटा, याद रखना। He had killed a policeman, उन्होंने पुलिसमैन को मार दिया था। And the police were after him, और पुलिस जो थी उसके पीछे थी, किसके पीछे थी? उस इंट्रूडर के पीछे थी। He knew that he resembled Gerard, उसको पता था कि वो जेराड की जगह पे लेना चाहता था कुल मिला के। Hence he wanted to live like Gerard, और वो जेराड की तरह जीना चाहता था जिंदगी को। ठीक है, आफ्टर किलिंग हिम, उसको मारकर। ठीक है, सो ही एंटर्ड, और इसी वजह से उसने एंटर किया था किसमें? जेराड के घर में, उसे मारने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन चुका है, एक दो बार आ चुका है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वार्टरली हाफ ईयरली में जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको करना बहुत जरूरी है। हाउ डिड द इंट्रूडर थ्रेटन जेराड, कैसे धमकाया उसने, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसमें से, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसमें से चैप्टर्स में से क्वेश्चन भी कम ही बनते हैं, मैंने देखा है कई बार, है ना। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं बन पाते हैं, ये आप लोगों को भी पता अच्छी तरह, जो बनते हैं ना छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, बनेंगे तो, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है, अब अपन पोएम की बात कर लेते हैं। 3 पोएम बच चुकी है आप लोगों की, तो विंड बन चुकी है, रेन ऑन द रूफ बच चुकी है, और ऑन किलिंग अ ट्री, ये तीनों पोएम बच चुके हैं, तो इनके तीनों के क्वेश्चन आंसर अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अपन विंड की बात कर लेते हैं, WIND, विंड, विंड के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, कैसे हवा चलती है, तो देख रहे। whom does the poet request in the above lines, किससे रिक्वेस्ट करता है, तो भैया किससे रिक्वेस्ट करता है? टू विंड। ठीक है, ओके। राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड, विंड का एक एक्शन बता दीजिए। ब्रेकिंग करना मतलब तोड़ देती थी वो, सारी चीजों को स्ट्रेच कर देती थी। ठीक है, हाँ ये पूछा जा सकता है, लेकिन अभी आपके पास स्ट्रेंजर है नहीं, तो रहने देना इसको। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा ऑफ द पोएम विंड। ठीक है, क्या चीजें हैं जो फर्स्ट स्ट्रेंजा में विंड करती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, पहले स्ट्रेंजा में क्या करती है वो विंड, वो ब्रेक कर देती है बेटा, विंडोज की शटर को ब्रेक कर देती है, स्कैटर्स पेपर्स, पेपर को इधर उधर फैला देती है, और शेल्फ से पेपर को गिरा देती है, ये भी आप लोगों को पता अच्छी तरह। और क्या है, बुक के जो पेजेस है ना उसको भी फाड़ देती है, तो पहले स्ट्रेंजर में ये हरकतें करती है विंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, विंड के साथ दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विंड, विंड एक प्रॉब्लम है बेटा, एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना कहते हुए विंड बताया कि हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, जो हमारी बुराई करते हैं उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए। वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग हाउसेस, हमें स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डोर्स बनाना चाहिए। वी शुड मेक ourselves फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बाय डूइंग सो हम जो है भैया दोस्त बना सकते हैं विंड को भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, छोड़ना नहीं उसको, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। और पोएम में से तो शॉर्ट ही क्वेश्चन आते हैं यार, ज्यादा लॉन्ग तो रहने देना, मत करना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड, सेंट्रल आइडिया इस साल के लिए मोस्ट आईएमपी है बेटा, विंड का सेंट्रल आइडिया कर लेना आप लोग, है ना, डेफिनेटली। और ये छोटा है तो थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक पीपल, कमजोर लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, कोई उनकी परवाह नहीं करता है, कोई उनको अनदेखा ही कर देते हैं हमेशा लोग। इवन गॉड हेल्प्स दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, गॉड भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्ट्रॉन्ग है। द पोइट गिव्स द मैसेज दैट वी शुड वर्क हार्ड
कवि जो है मैसेज देता है ऐसा बेटा कि हमको मेहनत करनी चाहिए टू मीट द विलेजेस चैलेंजेस, और हम ताकि और कम इन अवर लाइफ, जो भी हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं ना, तो हम उनको हार्डवर्क मेहनत के साथ उनको खत्म करें, उनका सामना करें, कठिन परिश्रम से उनका सामना करें, डरे नहीं उनसे। तो ये कवि जो है वो बताना चाहता है। व्हाट आर द फिगर्स ऑफ द स्पीच इन द पोएम विंड, रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर दिया था कि मैंने, लिखा था, हाँ आई एम द क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ओके, अब और देख लेते हैं अपन, और है क्या, विंड, चलो रहने दो, ठीक है। व्हाट डैमेजेस इन द विंड कर्व्स एंड हाउ, लॉन्ग में तो नहीं आना इसमें से क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अगर देखो लॉन्ग में से अगर आ जाता है ना तो कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके पास होंगे भी सही सारी चीजें, ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ दे ही रहा हूं। तो हाउ कैन यू से दैट द पोइट ऑफ द पोएम विंड इज अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है और लवर है जो इस पोएट, जो कवि है इस पोएम का। तो उसके बारे में आप क्या लिखना चाहें आप देख सकते हो, सबसे कोई दिक्कत की बात है। विंड इंपॉर्टेंट तो है बट देख सकते हैं आप लोग। चलो भैया, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो की शटर को कौन तोड़ता है, ब्रेक करता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, हाँ भैया, और देख लेते हैं क्या चीज है। हाँ, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, बारिश के बारे में, रेन ऑन द रूफ की बात है, यहां से रेन ऑन द रूफ स्टार्ट होता है आप लोग का, रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ, ठीक है। What does the poet like to do when it rains, का जब बारिश होती है तो कवि क्या करना पसंद करता है भैया। कुल मिलाकर आपने पकोड़े वाला एग्जांपल दिया था एक बार मैंने, इसलिए, लेकिन वैसा नहीं है, नहाना जाता है वो, बाहर जाना चाहता है, अपन भी यही करेंगे। जब बारिश होती है तो द पोइट फील्स डिलाइटेड टू लाई विद द हिज हेड स्ट्रेच अगेंस्ट द पिलो इन हिज कॉटेज चैम्बर बेड एंड लिसन टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। हम लोग तो घूमना फिरना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, लेकिन कवि जो है वो भाई कुल मिला के जो बारिश की बूंदे जो गिर रही है बाहर की ओर, उसको फील करना चाहता है, महसूस करना चाहता है, और अपने तकिए के सारे ऐसे सर रख के सोना चाहता है। तो ये चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट इट, पोएम में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड, क्या कवि एक पोइट, एक जो कवि है वो चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है। इज इज मदर स्टिल अलाइव, मतलब उनकी जो मम्मी है वो जिंदा है या नहीं है। तो वो यादें, एक वर्ड आता था इसमें रिमेम्बरेंस, तो उससे ये पता चलता है कि वो अपनी मम्मी को मिस कर रहा है वहां पर, तो उनकी मम्मी जो है वो डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो नो, पहले तो कवि जो है ना वो कुल मिला के बच्चा नहीं है, ओके, ही इज अ ग्रोन अप मैन, एक बड़ा आदमी है वो, है ना, जो है ही रिमेंबर्स हिज मदर व्हेन ही इज इनसाइड हिज कोजी कॉटेज एंड एंजॉयज द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ, और वो बस एंजॉय कर रहा है अपने मम्मी को मिस करते हुए, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देता हूँ, तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं है, डायरेक्टली छोड़ते हो तुम क्वेश्चन को। डू यू लाइक रेन, क्या आपको रेन पसंद है, आपके ऊपर से, तो रेन देना मत करना, आपके ऊपर से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। व्हाट ब्लिस फॉर द पोइट इन द पोएम, पोइट के लिए सबसे ज्यादा बड़ी खुशी की, आनंद की बात क्या है। द पोइट लव्स रेन बिकॉज, जो पोइट है ना वो बहुत ज्यादा प्यार करता है बारिश से, बिकॉज इट कैरीज हिम टू हिज ओल्ड मेमोरीज, वो कहाँ लेकर चली जाती है कवि को, अपनी पुरानी यादों में लेकर चली जाती है। ही थिंक्स दैट, वो ऐसा सोचता है कि इट इज ब्लीज्ड टू हियर द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ, जो साउंड है रेन ऑन द रूफ, मतलब जो छत के ऊपर का जो साउंड है बारिश के बूंदों का, वो उसके लिए भी एक आनंद देने वाला है उसको सुनना। ही लाइज इन अ कोजी बेड, वो एक कोजी बेड पर लेटा हुआ है, एंजॉय कर रहा है रेनड्रॉप्स की पैटरिंग को, आवाज को, छत के ऊपर जो आ रही है उसको, एंड इट इज ब्लिस फॉर हिम, और ये उसके लिए आनंद लेने वाली बात है, एक सौभाग्य वाली बात है। व्हाट डज द थाउजेंड, अच्छा लो, ओके ठीक है, रहने दो भैया, है ना। हाउ डज द मेमोरी ऑफ द हिज मदर हंट द पोइट, रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन से आप लोगों के लिए, ठीक। इसके बाद अपन, और भी एक पोएम बची हुई है शायद, मुझे ध्यान है ऐसा, एक और पोएम बची हुई बता रहा हूं मैं, यहां से, ओन किलिंग अ ट्री, ओन किलिंग अ ट्री। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दर्द हमको ही होता है, हमें ऐसा लगता है कि दर्द सिर्फ हमको ही होता है, जबकि बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनको भी दर्द होता है, और उसके ऊपर से कवि ने बहुत प्यारी चीजें लिखी हुई है ना। कैन आ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ, नाइफ की क्या एक सिंपल जॉब है ये, टू किल अ ट्री, मतलब पेड़ को काटना एक चाकू के लिए बहुत आसान है क्या, वाई नॉट, और क्यों नहीं, नहीं इट कांट,
पहले तो चाकू से आसानी है ही नहीं ये काम करना, पेड़ को चाकू से काट ही नहीं सकते आप ये चीजें। इट इज बिकॉज द बार्क ऑफ द ट्री विल हील ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम, मतलब वो जो उसके ऊपर जो लगेगा ना, निशान लगेगा ना, वो फिर से हील हो जाएगा, मतलब भर जाएगा वो निशान पेड़ों का। तो भाई चाकू से तो मुश्किल है कि उसे कटे। ठीक है, आईएमपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोएम में से ऐसे ही क्वेश्चन बनते बेटा छोटे छोटे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। ठीक है, ब्लीडिंग बार्क का मतलब बताना आप लोगों को। ब्लीडिंग बार्क मेक्स बार्क गिविंग आउट ऑफ सेप एटसेट्रा आफ्टर इट इज कट। जो कटने के बाद जो बेटा वो ब्लीडिंग होती है ना, मतलब जो एक वाटर टाइप निकलता है पेड़ पौधों में से, उसे ब्लीडिंग बार्क कहा जाता है। नाइफ्स और एक एनेक्स कट मेक्स इट ब्लीड। और चाकू से भी भैया वो जो ब्लड होता है वो निकलता है, ब्लड जैसे अपन निकलेगा अपने उसमें लाल खून निकलेगा, तो वो एक खून ही मान के चलो पेड़ पौधा को जो निकलता है, कुल्हाड़ी वगैरह सब काटते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव का मतलब क्या है, तो बेटा एंकरिंग अर्थ का जो मतलब होता है ना, वो द अर्थ दैट गिव्स प्रोटेक्शन टू द ट्री। पेड़ पौधों को जो जड़ को नीचे की ओर दबा के रखती है ना मिट्टी, वो उसको एंकरिंग अर्थ का मतलब ये है। द अर्थ दैट इज द सोइल कीप्स द ट्री इन इट्स ग्रीप एंड गिव्स लाइफ टू इट। और वो क्या, पेड़ पौधों को क्या देती है बेटा, जीवन देती है। क्या देती है, जीवन देती है, और उसको संभाल कर रखती है। अब सोइल वो मिट्टी में रहता है पूरी जड़ वगैरह, तो पेड़ को आप काट दो, ऊपर से काट दिया अपने पेड़ को। ठीक है, अब अगर वो पेड़ का थोड़ी देर के लिए वो नफ है, नफ मीन्स ठूठ है, तो आप 6 महीने बाद भी उस पेड़ को खोदोगे तो उसकी जड़ें जो है ना बेटा, वो हमेशा एक पावरफुल ही निकलेगी, मतलब उसकी जड़ों में उस टाइम पर भी जान होगी। अगर आपको किसी पेड़ को खत्म करना तो क्या करना पड़ेगा, उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। अगर आपने जड़ से उखाड़ दिया तो पेड़ खत्म हो जाएगा। ये चीजें हैं। अर्थ केव का मतलब क्या होता है, होल इनसाइड इट, एक होल। ठीक है, दिस लुक्स लाइक अ स्मॉल केव। ऐसा लगता है भाई जड़ कहां छुपी है, तो ऐसा लगता है कि इसमें एक होल है कवि के हिसाब से। एंड द ट्री हैज इट्स रूट्स इन इट। और ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं ना, उनकी जो वो है जड़ें हैं, वो उस होल में छुपी हुई है। तो ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है। आईएमपी क्वेश्चन है, इट मे कम फॉर द 9th क्लास स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है बेटा, ओके। व्हाट डज द मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपोज्ड। करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन कर लेना बेटा, इतने ही क्वेश्चन के ये सारी चीजें आएंगी, और ज्यादा चीज नहीं है। होमवर्क में मैं आप लोगों को कुछ नहीं दूंगा, बस एक ही चीज बोलूंगा बस बेटा, कि ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से ग्रामेटिकल भी मैं लेके आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हुए वो सारा अच्छे से कवर अप कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसके बाद एक और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा कभी भी, जैसे मैंने आईएमपी बताया, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे अनुभव से मैंने क्वेश्चन आंसर बताया, मैंने अनुभव से चैप्टर्स को सबसे आगे लेके गया हूं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन को डेफिनेटली आप लोग करें। ऐसा नहीं है तो पहली चीज ये क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, द एक्सपर्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक एक्सपर्ट स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड के बारे में सोचता है कि यार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। समझ में आ रही बात। तो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सही तरीके से। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।